करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका, जरा जल्दी से बताना, कमेंट ऐसा करो कि पूरा स्किन फूट जाए भाई, है ना। क्या कहता है जरा क्वेश्चन पढ़ लो। 3, 8, 7 का चतुर्थ अनुपात आप सभी से पूछा कि इसका भैया चतुर्थ होने वाला अनुपात जो होगा वो क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी भी याद रखना। अगर ए बी सी आपको 3 डिजिट उसने दे रखा है, पूछा भैया इसका 4 प्रोपोर्शनल, जरा जल्दी से बता दो कि कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ BC अपान ए निकाल देना, यही आंसर हो जाएगा। मतलब दूसरा इंटू तीसरा बटे पहला, यानी सिंपल सा आप क्या बोल दोगे भैया यहाँ पे सही आंसर। बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा, क्या हो जाएगा भैया 56/3, यानी 8 × 7/3। क्या बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी है कि नहीं है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो आते जरा देखते क्या होगा। तो कभी भी चतुर्थ अनुपात पूछा जाएगा तो तुरंत बता देना। अच्छा देखते ही भाई ये समझ में आया था क्या सभी को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार। जरा जल्दी से बताओ हमसे क्या पूछा गया? 4 प्रोपोर्शनल पूछा गया भाई। जनता को सबको पता चल गया कैसे निकालेंगे। BC अपान ए कर दो, यानी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। देखते भैया क्या कमेंट सभी के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पूरा कट गया एकदम तरीके से, जबरदस्त, बहुत तगड़ा, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। अरे भाई अगला आते हैं। चतुर्थ प्रोपोर्शनल तो पढ़ लिया, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे सर जी, जरा ये भी बता दो, है ना। कुछ छोड़ना थोड़ी है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास 2 सिर्फ नंबर दे रखे हैं, ए और बी दे रखा, कहा इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, तो कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर अपान ए कर लो, क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो भैया देखते जनता इसका आंसर क्या बताती है। बी स्क्वायर अपान यानी बी को 2 बार मल्टीप्लाई करके ए कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 से काटो 2 तिहाई 6, आंसर 3 3 का 9। क्या बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया? गजब गजब, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया, कुछ खास नहीं हुआ, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कर लोगे? बी स्क्वायर अपान ए कर लोगे, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। क्या क्वेश्चन आएगा तो छोड़ोगे क्या इस बार? है बहुत तगड़ा। नेक्स्ट पे चलते देखते क्या कहता। अब आता है मीन प्रोपोर्शनल के बारे में बात। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? बहुत आसान सा ये भी भाई टॉपिक है, जरा समझ लेते हैं क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास 2 डिजिट दे रखे ए और बी, कहा भैया इसका जरा मीन प्रोपोर्शनल बताओ, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ भाई याद कर लेना सत्यम सर को, कुछ नहीं करना। अंडर रूट में ए बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे वाह, तो भैया जरा देखते हैं इसका मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे। बोले तो अंडर रूट में 12 × 8 यानी 12 8 96। क्या सभी को आंसर समझ में आ गया? और 96 को लिख सकते हैं 16 × 6, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी 4√6 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। घबराना नहीं है, ये बस समझो कि गलत हो जाएगा। भाई ये क्या लिखा? अंडर रूट 96, यही तो लिखा है बस। अंडर रूट 96 मतलब 12 8 96, ऐसे आपका हो गया आपका 16 छक्का 96। अरे गाइज को बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा क्लियर है तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर देखते कितना बच्चा क्लियर कर पाता है। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो भाई याद रखना बहुत मार खा जाओगे। सिलेक्शन 100% फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी नंबर चूकना नहीं चाहिए इस बार के पेपर में। बहुत बढ़िया बहुत तगड़ा, कुछ खास नहीं करना। क्या मध्य प्रोपोर्शनल पूछा गया, मध्य अनुपाती पूछा गया, मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया। बोले तो भैया 32 × 196, अब 128। अब घबरा गए, कहें सर जी ये कैसे निकालेंगे, हमने तो स्क्वायर रूट याद ही नहीं करा। हमने कहा भाई सत्यम सर की क्लास में हो ना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 8 चौका 32, और आपको पता है 128 मतलब कितना होता है। हाँ वैसे भी याद कर लो, वैसे 128 आपको पता है, 128 लिखा ना, तो आप इसको काट दो, 6 से काटो चाहे 8 से काटो, 8 × 4, 8 × 8 × 8 और 8 4, 8 से 48, 8 × 6, तो 2 बार आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा? 8 दे रखा, तो आप एक बार 8 बाहर निकाल लोगे। वैसे भी डायरेक्टली करोगे तो ये 4096 आ जाएगा, और 4096 जैसा कि सारे बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं, तो 4096 भैया किसका स्क्वायर हो जाएगा? 64 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात बिल्कुल क्लियर है? अरे हाँ या ना, गर्दा मचा कि नहीं बता, जरा जल्दी से बताओ भाई। जनता क्या एकदम तैयार है? पक्का है? चलो नेक्स्ट पे आते। भैया एक क्वेश्चन आ रहा था रेशियो इक्वल करने वाला, हमने कहा जब आ रहा था तो फिर देखते हैं कैसे नहीं आ पाएगा। मतलब रेशियो इक्वल करने का जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसे निकालोगे। 2:3 दे रखा था, बी एंड सी आपको दे रखा था 7:9 दे रखा था। हमने कहा ये बताओ मेरे भाई जनता कि ABC बराबर कितना आएगा फाइनल आंसर। बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं करना है। कई सारे इसके तरीके 1,01,232 तरीके हैं, देखते हो उनमें से पहला तरीका क्या है। हमारे पास 3 संख्याएं थी तो हमने ABC यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिखा 2 और 3, ये वाला स्पेस खाली हो गया क्योंकि A और B का पहले लाइन में रेशियो दे रखा था। अगली बार यहाँ पे 7 और 9 दे रखा था तो ये वाला स्पेस खाली हो गया। जो स्पेस खाली होगा बगल वाले से भर लो, खाली है बगल वाले से भर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 9 त्रिक 27। क्या सभी बच्चों का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? बहुत तगड़ा, बहुत जिंदाबाद, बहुत ही शानदार। हमने कहा अगर इतना आ गया तो मेरे भाई जरा ये भी बता दो, गलत नहीं होना चाहिए। ए बी बी सी। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, मम्मी पापा को रोक के रखना, कहना भाई खाना थोड़ी देर बाद खा लेंगे। ये 2 3 आपके पास दे रखा है, ये आपके पास 4 5 दे रखा है, ये आपके पास 7 2 9 दे रखा है। हमसे पूछो जरा ये बताओ तो भैया ABCD बराबर कितना कितना रेशियो आएगा। बिल्कुल जरा जल्दी से, गलत ना हो। बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद। हाँ यही तहलका मचेगा चारों साइड में।
बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ खास नहीं करना। हमने 4 बार लिख दिया क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म ABCD तक दे रखा था, है ना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 3 हो गया, बगल में जगह खाली था तो बगल वाले से फिल कर लो, चाहे जितना लंबा जगह खाली हो बगल वाले से फिल करते चले जाओ। B और C क्या दे रखा है, 4 और 5 दे रखा है, बगल वाला जगह खाली है तो 4 हो जाएगा, बगल वाला जगह खाली है तो 5 हो जाएगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, बहुत तगड़ा। GK GS भी करेंगे भैया, परेशान ना हो, तहलका देख लेना, याद रखना। C और D दे रखा है 7 और 9, बगल वाला जगह खाली, बगल वाला जगह खाली 7। अब खाली करते चले जाओ मल्टीप्लाई। क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन हो गया क्या? नहीं ना, कितना तो आसान क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8 सत्ते 56, है ना, ये कितना आ जाएगा आपके पास भैया, 56 आ गया। 4 तियां 12 सत्ते 84, ये कितना आ गया, 84 आ गया। 5 तियां 15 सत्ते 105, ये कितना आ गया, 105 आ गया। 5 तियां 15 9 135, ये कितना आ गया, 135 आ गया। अरे आया कि नहीं आया भाई, आ गया। कह रहे सर जी आ गया, अरे सर जी हमारा भी आ गया, अरे सर जी हमारा आ गया, अरे सर जी हमारा आ गया। आ गया कि नहीं आ गया भाई, सारी जनता का आ गया ना। तो क्या रेशियो बराबर करने आ गया तो धुआं और पूरा तहलका उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे, पक्का है। नेक्स्ट पे आते जरा देखते अगला भाई क्या कहता है। ये आज के पेपर का क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं भाई कैसे कर पाओगे। कहता है 2A बराबर 3B बराबर 4C। हमसे कहा भैया दादा जरा ये बताइए ABC की वैल्यू क्या होगी। हमने कहा सारी जनता इसका एलसीएम लेगी, लेकिन MD क्लासेस वाले की जनता अलग ही काम करेगी। क्या A का पूछा गया, A को ढक लो, B और C का मल्टीप्लाई करके उसके सामने लिख लो। B का पूछा गया, B को ढक लो, A और C का मल्टीप्लाई करके उसके सामने रख लो। C का पूछा गया, C को ढक लो, इसका मल्टीप्लाई करके सामने रखो। 2 से काटोगे, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 तियां 6। क्या जनता का आंसर आया कि नहीं आया? बहुत ही शानदार, बहुत ही जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखते भाई कैसे कर पाएंगे, फिर से समझते अगर नहीं आया तो। हमने कहा मान लो हमारे पास लिखा है 2A बराबर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 3B इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है लाइक की 7C। हमने कहा ये बताओ ABC बराबर कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया। अब बताओ भाई ABC कितना आएगा। A का पूछा गया, A को पूरा ढक लो, B और C का जो सामने लिखा मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लो, 7 3 21। B का पूछा गया, B को ढक लो, 7 दूनी 14, और C का पूछा गया तो C को ढक लो, 3 दूनी 6। अरे बताओ इससे आसान तरीका पढ़े हो क्या? बहुत आसान, बहुत बेहतरीन, बहुत जिंदाबाद। अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोलो भैया। तो क्या अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो उड़ाओगे कि नहीं उड़ाओगे हवा? उड़ा दोगे ना, फिर तो ठीक है। ज़्यादा ना उड़ा देना, दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि ऐसा पूछा जा सकता है। क्या कहता है भाई? हाँ, कहा भैया A और B की इनकम आपको दे रखा है 5 और 3 के अनुपात में, खर्चा 3 और 1 के अनुपात में, बचत 200 है। तो बताओ A और B की इनकम कितनी है। हमने कहा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, A और B के बारे में बात कर रखा है। यहाँ आपको इनकम दे रखी है 5 और 30। हमने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर उसने खर्चा दे रखा, बोले तो एक्सपेंडिचर आपको दे रखा कितना, 3 और 1 दे रखा, ये भी चलो ठीक है। जरा दोनों में मामला देखो क्या कहता है। 5 में से 3 घटाओगे तो भी 2 आएगा, और 3 में से 1 घटाओगे तो भी 2 आएगा। जरा बताओ भैया, हमारे इसमें से प्रदीप एक बालक दे रखा है, और प्रदीप अगर पूरे अपने महीने में 1000 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये खर्चा कर दिए तो कितना रुपया बचाते हैं? कहोगे सर जी 500 बचाते हैं। बोले तो अगर इनकी इनकम 5 रुपये है, एक्सपेंडिचर इनका 3 रुपये, मतलब 3 रुपये खर्चा कर दिए तो 2 रुपये बचा रहे हैं। और सेम वही हाल भैया B का भी है। तो दोनों के दोनों व्यक्ति 2 रुपये बचा रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बचा रहे हैं? 200 ही बचा रहे हैं। तो 2 की वैल्यू 200 होगी तो 1 की वैल्यू क्या 100 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एक रेशो की वैल्यू जैसे आई और क्वेश्चन मारो बनावन खत्म हो जाएगा। A की वैल्यू पूछी गई या B की वैल्यू इनकम पूछी गई। 1 रेशो की वैल्यू 100, 5 रेशो की वैल्यू भैया होगी 500। यानी A बालक कितना कमाता है? 500 कमा लेता है। और भैया B कितना कमा लेता है? 300 कमा लेता है। क्या बात बिल्कुल क्लियर हो गई? जनता को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? गर्दा वगैरह उड़ेगा भैया, लेकिन थोड़ा शांति से उड़ाते हैं ना। बहुत ज़्यादा तेज गर्दा वगैरह उड़ा देंगे तो पता चला ऐसा ना हो यूट्यूब वगैरह बंद हो जाए, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा शांति से करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि असली मज़ा तो हमें आ ही जाए। अरे अगले क्वेश्चन पे चला जाए क्या? चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जरा देखते हैं क्या कहता है। एकदम आसान क्वेश्चन, आ जाओ भाई। कहता है दादा कि भैया 2 व्यक्ति की इनकम दे रखा है और उनका यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा, अगर वो 400 और 800 क्रमशः बचाते हैं तो भैया बताओ दोनों की इनकम क्या होगी। बहुत आसान सा, जरा सोच समझ के बताना और किस तरीके से आंसर है भाई, हर कोई जरा सबके सब सही करके आना। और अगर लाइक का बटन वगैरह जिसका जिसका काम कर रहा होगा तो दबा देना बीच से, है ना। बहुत ज़्यादा उसमें वो मेहनत ना करना, आराम से दबा लेना अगर लाइक का बटन वहाँ पे काम कर रहा होगा तो। आओ जरा समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन यही कह रहा है कि नहीं कह रहा? क्या कह रहा है? 9 5 कमाते हैं, 8 3 खर्चा कर देते हैं। 9 और 5 कमाते हैं, 8 और 3 खर्चा कर देते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। कब? जब ये 400 और 800 की बचत करते हैं तब। तो भैया क्या करते हैं, ये 400 और 800 की बचत कर लेते हैं। हमने कहा लड़ाई वगैरह का कॉन्सेप्ट जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग? आप कहोगे सर जी बिल्कुल जानते हैं। जरा समझते हैं क्या कहते हैं लड़ाई का कॉन्सेप्ट। देखो आसान से समझना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हीरो के तरीके से समझोगे, है ना। बिल्कुल आसानी से समझना भैया। 9 त्रिक कितना होता है? 27, मल्टीप्लाई करना है।
और 8 पंचले कितना होता है 40 होता है। तो जब 40 में से 27 माइनस करोगे तो आपको पता है 13 रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। 8 अठाए कितना होता है 6400 होता है, और 4 तिया कितना होता है 1200। 6400 में से 1200 माइनस करोगे तो क्या 5200 आएगा। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 13 चौके 52 यानी 400 आगे कि नहीं आगे। अगर एक रेशो की वैल्यू बालक 400 आ गई है तो 9 रेशो की वैल्यू 9 चौका 3600 आगे कि नहीं आगे। यानी ए व्यक्ति कितना कमाता होगा 3600 कमाता होगा। और बी की वैल्यू पूछेगा तो 4 पंचे 20 यानी बी कितना कमाता होगा 2000 कमाता होगा कि नहीं कमाता होगा। बोलो क्या समझ में आया क्या। एक बार फिर से देखना, जिन जनता को नहीं समझ में आया ध्यान से समझिएगा कैसे कर पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 9 तिक 27 और 8 पंचे 40, 40 में से 27 माइनस कर लो, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। अगली बात समझते हैं, 8 अठाए 6400 हो गया और आपका 4 तिया 1200 हो गया। 6400 में से 1200 माइनस कर लो तो 5200 आ जाएगा। ये रेशियो बराबर इस रेशियो का कर देना, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल सा आसानी से निकल के आप सभी के स्क्रीन के ऊपर चला आएगा। बोलो बात क्या क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अरे हाँ या ना बोलो भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जनता देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। चलो भाई सिंपल सा समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता भाई ए जो है वो बी के घन के वैध समानुपाती के बराबर है। ए की वैल्यू इतना तो बी की वैल्यू इतना, ए की वैल्यू इतना तो बी की वैल्यू बताओ कितना होगा, ये जरा जल्दी से बताओ। चलो क्या कहता, बस हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन का यही मामला एक कहता है बी के घन के वैध समानुपाती है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी का क्यूब, बी का घन बी का क्यूब वैध समानुपाती। पहले बताओ क्या इक्वेशन सबको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया। हाँ आ गया है, फिर तो समझ लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन में कांस्टेंट को यहां पे इस तरीके से साइन नहीं लगाया जाता, सीधी सी बात है। तो इसको हम ऐसे लगा देंगे ए बराबर, जहां पे हम यहां पे कोई कांस्टेंट मान लेंगे अगर हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है। अब एक्चुअली में फाइनली इक्वेशन हमारे पास ये होता है और हम यहां पे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। समझिएगा क्या मैं कहने वाला हूं, समझना भैया लोग। ए बी के घन के वैध समानुपाती है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब। कभी भी कांस्टेंट पे मामला नहीं संभाला जाता है तो हमने यहां पे के रख दिया। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कहता है। ए बराबर 3 तो बी बराबर 2, ये इक्वेशन आपके पास दे रखा। अगर ए की वैल्यू 3 रखा तो के की वैल्यू तो के ही रखोगे, और बी बराबर 2 और 2 का वहां पे क्यूब लिखा, इसका मतलब 8। तो दूसरे पहले वाली बात से हमें समझ में आ गया के की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अरे हाँ या ना। तो के की वैल्यू 24 हो गई, खत्म हो गया। उसने कहा अगर ए बराबर 4/5 हो जाए, मतलब इस वाले इक्वेशन में ए की वैल्यू 4/5 हो जाए, तो के की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल दिया क्या कि 24, और बट्टे आपसे बी क्यूब पूछा गया, यानी बी की वैल्यू क्या होगी। 4 से काटोगे 4 से 24, 6 पंचे 30, बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई भैया 30 आ गई। क्यूब यहां से हटाओगे ये क्यूब रूट आ जाएगा। बोलो क्या मामला बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अरे हाँ या बा, अरे बोलो भैया हाँ या ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, एकदम जो है मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे क्या कहता है समझना। ए बी के घन के वैध समानुपाती है, तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन बना लो। इक्वेशन बनाने के बाद प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ और वहां पे के कांस्टेंट कोई रखो। अब अगर के कांस्टेंट रखोगे, सबसे पहली जो बात उसने कही है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, आपको के की वैल्यू निकल आएगी। अगली बारे में ए की वैल्यू दे रखी है लेकिन आपको बी की वैल्यू पूछा है, क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी के की वैल्यू पहले से ही पता थी, इसी वजह से आप सभी को कहां पे बी की वैल्यू उसने दे रखा है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आते हैं जो पेपर्स के लिए बहुत ही ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन, और अगले आने वाले शिफ्टों में इस क्वेश्चन का दर्शन बेहद आसानी से मिलेगा, क्योंकि सीपीओ 2019 में ये क्वेश्चन का बहुत ही धमाल था। इसी वजह से आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है। जरा बताओ भैया कैसे कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, रीजनिंग भी चलेगा, बहुत अच्छा रीजनिंग भी चलेगा। अच्छा शेयर वगैरह का भी ऑप्शन है आप लोग के पास? हमारे में तो दिखता है, देखो भाई अगर दिख रहा तो भाई कर लो। बहुत बढ़िया, चलो आ जाते हैं, जरा समझ लेते हैं। उसने ऐसे क्वेश्चन आखिर दे रखा है कि नहीं दे रखा भाई। a + b/c है ना, सिंपल सी बात है, वही करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये कितना दे रखा है 11/4, कोई परेशानी बालकों को नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा कि भैया b + c/a बराबर कितना दे रखा है 26/9 दे रखा है। क्या यहां तक भी कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी। जरा आगे बात तो समझते हैं क्या कहता है। ये बताओ क्या क्वेश्चन मैंने आपको एक ही दिया है कि 2-3 दिया है? बताओ मैंने क्वेश्चन क्या आपको एक दिया है कि 2-3 दिया? एक ही क्वेश्चन दिया ना। और अगर एक ही क्वेश्चन दिया है तो क्या a + b + c की वैल्यू ऑलवेज बराबर आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? कहोगे सर जी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए थी। इसका मतलब अगर यहां पे तीनों को जोड़ो a, b और c, तो 11 और 4 15 आ रहा है जोड़ने पे। लेकिन अगर हम यहां पे जोड़ेंगे a, b और c तो 26 और 9 35 आ रहा है जोड़ने पे। आना चाहिए था बराबर, आ रहा है अलग अलग। तो 15 और 35 का एलसीएम ले लो भैया। बताओ 15 और 35 का एलसीएम ले लो। हाँ तो आप कहोगे सर जी 35 तिया भी 105 होता है और 15 सत्ते 105 होता है, और कोई एलसीएम हो नहीं सकता। क्या कहा आपने? 35 तिया 105 और 15 सत्ते 105।
तो ऊपर 15 सत्ते 105, यानी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 35 तिया 105। बोलो क्या यही तक की बात थी क्वेश्चन में? बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया, यही बात थी इस क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना, आप समझो क्या कहता है क्वेश्चन, वही समझो। बहुत आराम सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, हमसे फाइनली क्या पूछा गया क्वेश्चन में, जरा समझना। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है c प्लस ए बाई बी, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है? 9 त्रिक 27। a की वैल्यू कितनी हो गई? 27 हो गई। c की वैल्यू क्या होगी? 7 चौक 28 हो गई। c की वैल्यू कितनी हो गई? 28 हो गई। टोटल 105 है। इस 105 में से आपने क्या किया? 27 और 28 को माइनस कर लिया, नीचे जितना भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना, कोई परेशानी, कोई दिक्कत भाई बोलो। आसान क्वेश्चन है। तो 27 और 28 आप प्लस कर लो, 55 आ जाएगा, और 105 में से अगर आप 55 माइनस कर लोगे तो आपका 50 हो जाएगा। यानी ये आंसर आपके पास कितना हो गया? 55/50 हो गया। बोले तो 11/10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं सर जी हमें नहीं समझ में आया, हम आते जरा समझाते दो, ये वाला क्वेश्चन आ जाओ मेरा बच्चों वाला। एक और क्वेश्चन आते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो अभी भागोगे तो पेपर से भागना पड़ेगा, फिर क्या ही फायदा होगा। सीधी सी बात है, जरा समझते हैं क्या कहता है। क्या हमारा a प्लस बी बाई सी बराबर 7/4 दे रखा है? कोई परेशानी? समझना मेरी बात को, एकदम ध्यान से समझना, ठीक। एंड b प्लस सी बाई ए, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं लिए भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं कि जो जबरदस्त है। क्या यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा? अगर क्वेश्चन एक है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऑलवेज बराबर आनी चाहिए। 7 4 11, ये आपके पास 11 आ रहा है, जबकि 15 और 7 22, ये आपके पास 22 आ रहा है। तो 11 और 22 का एलसीएम कितना आएगा? अरे बोलो हाँ या ना। 11 और 22 का एलसीएम कितना आएगा? ऑलवेज 22 आएगा। तो नीचे ऊपर वाले को भी 22 बना लो, यानी ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई? ऊपर वाले को भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 22 हो गया, खत्म बात। नीचे तो 22 ऑलरेडी आ ही रहा है। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या पूछा है? c प्लस ए बाई बी, यही तो आपसे पूछा गया है, कुछ करना नहीं है। c की वैल्यू 4 दूनी 8, यानी यहां पे क्या रख लोगे? 8 रख लोगे। a की वैल्यू 7 हो गया, तो यहां क्या रख लेंगे? 7 रख लेंगे। टोटल 22 था, और 8 और 7 15, तो यही निकल गया। तो कितना और बचा? बोलो भैया, 15 7 22, तो 15 ऊपर और नीचे b की वैल्यू बची 7 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई रवि कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वरुण बहुत बढ़िया भाई। स्नेहा, अब बोलो आसान क्वेश्चन आया कि नहीं आया? अब लगा ना कि क्वेश्चन वाकई बहुत आसान है और हम इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत का। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब जनता क्या कहती भाई? क्या कहते हो सबके सब? आए क्या कहते हो? कहते हो एक क्वेश्चन इससे पहले देते, अगर कमेंट रेडी हो, तैयार हो एकदम तरीके से, तो भाई रेडी कमेंट कर देना, ठीक है। रेडी कमेंट कर देना, रेडी कमेंट कर देना अगर तैयार हो एकदम तरीके से, सबके सब भाई बच्चे, ठीक है। और शेयर वगैरह मारते रहना, लाइक वगैरह करते रहना अगर मन करेगा तो। आओ भाई जरा मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आप सभी के सामने, क्या कहता जरा समझना। मैंने कहा 2a बराबर 4b बराबर 9c, तो जरा जल्दी से बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया था, इसी वजह से मैं बार बार क्वेश्चन इस टाइप से करा रहा हूँ। a रेशियो b रेशियो c कितना आएगा? देखते कितने बच्चों ने याद कर रखा है, हाँ या ना? बहुत शानदार, बहुत शानदार। पहले ये तो बताओ, बाद में रेडी वाला काम करते हैं। 2a बराबर 4c बराबर 9c, तो a रेशियो b रेशियो बराबर c कितना आएगा? सिंपल सा है, बहुत अच्छा। a को चाहिए, a को ढको, 9 चौका 36, क्या आ गया यहाँ पे? 36 आ गया। b को ढको, 9 दूनी 18, क्या आ गया? 18 आ गया। c के ढको, 4 दूनी 8 आ गया। क्लियर? सबको 2 से काटो, 2 से कटा तो 18 आ गया, 2 से कटा 9 आ गया, 2 से कटा तो 4 आ गया। 18 9 और 4, बहुत बढ़िया, यही तो है ना? यही असली, बहुत बढ़िया भाई। देखो 36 वाले 36 ना लिख देना, रेशियो मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रख पाएंगे वही रेशियो होता है, ये बात का याद रखना। अरे ठीक है भैया, चलो भाई बहुत बढ़िया, है ना? चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से तैयार हो तो रेडी कमेंट कर दो भैया, स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? चलो भैया अब स्टार्ट कर देते हैं, समझते हैं क्या है आप सभी के सामने। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही ईजी सा है। आप स्टार्ट करेंगे मात्रक। मात्रक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी क्वेश्चन आप सभी के सामने आ सकते हैं, वो सब के सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होगा, बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो होगा, बहुत ही ताकतवर वीडियो होगा। आओ भाई, सबसे आसान सा मात्रक का आज सबके पास पहला क्वेश्चन आ चुका मात्रक के लिए। एक सेकंड का जरा मुझे समझ देना, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा, इस फाइल को मैं पीपीटी पे लगवा देता हूं ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए।
क्या कहता है, ध्वनि आयाम को मापने के लिए किसका यूज होता है? एक सेकंड जरा समझ दो। एक्चुअली में क्या है कि वीडियो जो है वो पीपीटी, जिसमें आपको आंसर पहले से दिखाई देंगे, इस वजह से मैं पीपीटी लगवाता हूं, डोंट वरी। तब तक डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ध्वनि का आयाम मापना है तो दादा लोग किसका यूज करोगे भैया? डेसिमल का यूज करोगे। एक बार जरा साथ में बोलना, हाँ भैया आंसर छुपा देंगे दादा, छुपा देंगे, परेशान ना हो, थोड़ा सा सब्र तो रखो, सबका फल ऑलवेज मीठा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखते भाई क्या कहता है, जरा जल्दी से बताना, मैंने आंसर छुपा दिया। 1 नैनोमीटर हमने आराम से डिस्कस किया, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार आए हैं, है ना? बताओ भैया 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है? बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, बहुत तगड़ा, हाँ है ना? हाँ 1 नैनो बोले तो भैया आपका क्या हो गया? 10 की पावर 9 हो गया। अरे अगर हम बोल देते हैं यहां पे, जरा ये बता दो पीको वाला मामला कहां होता है? पीको वाला मामला अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो क्या बोलोगे? एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नैनो का मामला पता चल गया, पीको का मामला भी जरा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल आसान से याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10 की पावर 9। और अगर पीको के बारे में बात कर लेगा तो भाई पीको के बारे में गड़बड़ाना नहीं। अरे बोलो भाई जरा जल्दी से। हाँ नैनो क्या हो गया? 10 की पावर 9 हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जरा जल्दी से बताओ, 1 फैदम किसके बराबर होता है? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है। फैदम मतलब होता है आपका फैदम, बोलो 1 फैदम बराबर कितना होता है मीटर में अगर हम बात करेंगे? हाँ बहुत शानदार सा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन। 1 फैदम जो होता है वो याद रखिएगा 6 फीट, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी। अभी पीपीटी लगाऊंगा तो आपको गजब का आंसर मिलेगा, फिर सारे के सारे आपको आंसर दिखेंगे नहीं, तब ज्यादा मजा आ जाएगा। अभी 2 सेकंड का खाली मुझे समय देना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मैं कितना ही छुपाऊं, कि ये बताओ जो आपका प्रकाश वर्ष है। अब देखो प्रकाश वर्ष के बारे में आज ही क्वेश्चन रखा था, हमने कहा भाई ले दो तो जरा सारे के सारे देख लेते क्या होगा। प्रकाश वर्ष बोले तो दूरी मापता है, सीधी सी बात है, बाकी कुछ भी बात कहो अलग ही चीज का लेवल है। तो प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी मापता है। तो प्रकाश वर्ष का माप क्या हो गया? तारकीय दूरियां। इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? आ रहा सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दूरी मापता है प्रकाश वर्ष, सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाओ। हमने कहा 1 किलोमीटर में कितना माइल होता है, कितना मील होता है? अगर ये बोलो तो 1 किलोमीटर में कितना मील होता है? पढ़ा तो सबने, जरा जल्दी से बता दो, हाँ या ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। किलोमीटर में अगर मील के बारे में पूछा गया तो याद रखिएगा लगभग कितना होता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। अगर हम किलोमीटर में, देखो आसान सा क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर इन मील। बहुत भैया जरा जल्दी से बता दो क्या होगा सही आंसर? हाँ तो 1 किलोमीटर याद रखिएगा। अगर 1 किलोमीटर आपसे पूछा जाएगा कि मील में कितना होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। माइल में कितना होता है तो याद रखिएगा 0.62। अरे अब मार खाओगे सबके सब, सुधर जाओगे। 0.62 इधर राइट आंसर देगा। एक बार जरा रिवीजन मारो सबके सब। 1 किलोमीटर में कितना माइल होते हैं? तो 0.62, लगभग 1 किलोमीटर से कम होता है। कितने होते हैं भाई? 0.62। अरे बात बिल्कुल क्लियर है जनता को? अरे हाँ या ना? बात बिल्कुल क्लियर है। तो फिर अगले क्वेश्चन पे अपन लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने आ चुका। जरा अगला क्वेश्चन ये बता दो, बार किसकी इकाई है ना? बार मापते हो किसकी इकाई है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? बहुत बढ़िया, किसकी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? बार है। 1 सेकंड का वेट करना, मैं आपके लिए पीपी लगा दूं ताकि आपको चीजें कंप्लीट हो जाए। जरा थंबनेल लगा दीजिए सर जी, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हो गया आपके लिए पीपीटी लग गई है ना, अब परेशान नहीं होना है एकदम। अब थोड़ा सा पीपीटी लग गई है, अब थोड़ा सा आराम हो जाएगा। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाते पीपीटी देखते हैं, पीपीटी के क्या क्या क्वेश्चन है। अब आते जरा सा, अब आप आंसर बताओगे तो अब असली मजा आ गया। एक बार इसी बात पे जल्दी से शेयर कर दो भाई सबके सब, एक बार इसी बात पे शेयर कर दो भाई सबके सब। चलो हो गया शेयर कंप्लीट, पक्का? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भैया हम यहाँ पे क्या देखने वाले? यूनिट्स के बारे में सारे के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है वो सब देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं, है ना? चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं। सारी पीडीएफ मिलेगी यार, परेशान हो पहले यहाँ से चीजें रट के तो जाओ। ये भी तो बात है, पहले चीजें रटोगे तभी तो असली मजा आएगा। ठीक है चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं सर। ठीक है चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आप समझते हैं क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया था, ये बता दो भैया ध्वनि के आयाम का यूनिट क्या है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार जरा जबरदस्त तरीके से सबको सब कमेंट कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब तैयार है भाई, कोई परेशानी नहीं है, सब तैयार हो जाओ, सब जल्दी से आ जाओ। तो हमने क्या कहा, अगर ध्वनि के आयाम को मापना है, ध्वनि की बात आ गई यार, ध्वनि की बात आ गई तो फिर क्या ही दिक्कत है। ऑलवेज क्या हो जाएगा? डेसिबल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का अगर मापना है तो एकदम आसान क्वेश्चन। जरा नेक्स्ट पे आते हैं। नैनोमीटर बोले तो क्या होता है भैया? नैनोमीटर, हाँ नैनोमीटर, नैना, नैनो, आपने नैन पढ़ा है ना, नैनो। तो नैनोमीटर मतलब क्या हो गया? 10 की पावर 9 हो गया। तो नैनोमीटर को क्या बोलते हैं? 10 की पावर 9 बोलते हैं नैनोमीटर। नैना तो क्या हो गया? नैनो हो गया।
नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या होता है। हमने कहा यार जरा जल्दी से बताओ फैदम किसके बराबर होता है। लो ये भी क्वेश्चन आ गया। तो फैदम मतलब क्या होता है, अगर एक फैदम, जैसे मैं एक फैदम का हूं, इसका मतलब मैं कितना लंबा हूं, मैं 6 फीट का लंबा हूं, ठीक है, ऐसे कहेंगे। एक फैदम मतलब किसका हो गया, 6 फीट लंबा हो गया। तो मैं कितने का हूं, एक फैदम का मतलब बोले तो 6 फीट लंबा हूं। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, देखते भैया क्या हो पाएगा। प्रकाश वर्ष का माप भैया जरा जल्दी से बता दो, प्रकाश वर्ष जो है वो किस चीज का माप है, किस चीज का है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। तो प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई है। ऑलवेज याद रखना कि अगर आपको डिस्टेंस मापना हो तो आपके लिए कौन सा यूज करोगे, प्रकाश वर्ष करोगे। और यही तो क्वेश्चन आज पूछा गया था। अरे पता है कि नहीं पता जनता। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ये बताओ भैया जरा 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, यानी कितने मील होते हैं 1 किलोमीटर में। हाँ यही तो मेरे बालकों का गलत हो गया था भाई, कितने में होते हैं 0.062, कितने होते हैं 0.62। जरा एक बार बोलो सबके सब, 1 किलोमीटर बराबर 0.6 माइल्स, 1 किलोमीटर बराबर 0.6 माइल। गलती नहीं होनी चाहिए, बात याद रखना, अगर पेपर में आ गया तो धुआं मचा देना। बार किसकी इकाई है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बार के बारे में, तो अगर बार यूज करना है तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बार किसकी इकाई होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आराम से क्वेश्चन है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भैया अगले क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, जरा देखते हैं क्या कहता है। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है कि 1 ग्राम भार में कितने डायन होते हैं। 1 ग्राम भार में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितने डायन होते हैं। यार हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं, इस बात का याद रखना। तो इन 1 ग्राम वेट में 1 ग्राम में कुल मिला के कितने डाइन्स होते हैं। 1 ग्राम में मैंने पूछा कुल मिला के कितने डाइन होते हैं, जरा याद रखना। अगर 1 ग्राम की बात करोगे तो कुल मिला के कितने ग्राम कितने डाइन्स होते हैं, तो 981 डाइन्स होते हैं। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने सी। तो 981 डाइन 1 ग्राम में होते हैं। कितने, 1 ग्राम में। गलती मत करना, एकदम पढ़ लो ध्यान से क्या कहता है अगला क्वेश्चन। जूल किसकी इकाई है, कौन बता पाएगा। पेपर में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन जूल के बारे में। किसकी इकाई है भैया जूल, सभी को पता है जूल किस चीज की इकाई है भैया, एनर्जी की, ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई होगी आपके लिए जूल। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों के लिए पूछा जाने वाला है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ तो भैया देखते हैं 1 जूल में कितना अर्घ होता है। एक बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे कि हाउ मेनी अर्ग्स इन 1 जूल, ये क्वेश्चन हमने 10th की किताबों में पढ़ा हुआ कि 1 जूल में कुल मिला के कितना अर्घ होता है। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि 1 जूल में कुल मिला के 10⁻⁷, यहां पे 10⁻⁷ होगा। 10 यहां पे 107 लिख दिया है जो गलत होगा। क्या होगा, 10⁻⁷ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10⁻⁷ इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही हो गया। जबरदस्त तरीके से, कोई परेशानी नहीं। याद रखिएगा अगर 1 जूल के बारे में बात करेगा तो कुल मिला के 10⁻⁷ क्या होते हैं, अर्घ होते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन बच्चों वाला। नेक्स्ट पे जरा आ जाओ भैया। नॉट किसकी इकाई है, अरे भाई जरा जल्दी से बता दो। नॉट जो है वो किसी चीज की स्पीड मापने के लिए यूज किया जाता है। कौन सी चीज का स्पीड मापने के लिए यूज किया जाता है, हवाई जहाज का, तरंगे का, जहाजों का, या फिर धन तरंगे का। तो याद रखिएगा नॉट अगर बात करेंगे तो किस चीज का यूज किया जाता है, तो ये जहाजों का, जो अगर हमें स्पीड मापना है तो वहां पे हम यूज करते हैं नॉट का। किसका, अगर जहाजों का हमें क्या करना है, स्पीड मापना है, तो किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। बहुत अच्छा, बहुत शानदार था। बहुत छोटे समय के अंतराल को मापना है तो किसका यूज करेंगे। जैसे मान लो छोटा छोटा समय है, छोटा छोटा समय, इसके अंतराल को हमें मापना है। बहुत ही ज्यादा स्मॉल टाइम्स के इंटरवल्स को अगर हमें मापना है तो हम कौन सी चीज का यूज करेंगे। हाँ, तो अगर स्मॉल टाइम्स का हमें मापना है तो हमेशा एटॉमिक क्लॉक्स का यूज करते मतलब कि परमाणु घड़ियां का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। अब क्वेश्चन छोड़ोगे क्या, कोई नहीं ना छोड़ोगे, सिंपल सी बात है। तो अगर हमें बहुत छोटा समय मापना है तो हम परमाणु घड़ियों का यूज करेंगे, एटॉमिक आपका क्लॉक का यूज कर लेंगे। विद्युत धारा जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी बताओ भाई। करंट का एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। करंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भैया क्या होता है, आप सभी को पता है करंट मापने का, भाई सभी को बात खत्म। ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी अमीटर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। अमीटर माप लिया क्या, करंट से। अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। 1 हार्स पावर में कितना के बराबर होता है भैया। वाट के बारे में अगर बात किया जाए कि 1 अश्व शक्ति, यानी 1 हार्स पावर में कुल मिला के कितना वाट। बहुत शानदार है ना, बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन। तो कुल मिला के कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। कितने, 1 हार्स पावर में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए भैया, आ जाओ जरा सा। किलोवाट इज अ यूनिट ऑफ किस चीज का, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। किलोवाट जो है वो किस चीज का यूनिट है भैया। बहुत अच्छा, वर्क का, पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर करंट का। तो याद रखिएगा किलोवाट जो होता है वो पावर के यूनिट होता है। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे तो गलत हो जाएगा। किलोवाट, इतना किलोवाट बिजली चली है, इतना किलोवाट ये हुआ, इतना किलोवाट वो हुआ, तो ये पावर के यूनिट है, यानी कि शक्ति का यूनिट है।
अच्छा जरा ये बताओ तो शक्ति का मात्रक कितना होता है? शक्ति बोले तो पावर का मात्रक, पावर का यूनिट क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गजब का क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, जबरदस्त सा क्वेश्चन है। कमेंट रुकने नहीं चाहिए, बात याद रखिएगा। हाँ बहुत शानदार सा, बहुत बेहतरीन। तो भाई याद रखना, अगर हम बात करेंगे शक्ति के बारे में, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पावर के बारे में, तो पावर का क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और ये किलो वाट आ गया तो अलग थोड़ी है भाई, एक ही तो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं, देखते हैं क्या भाई क्वेश्चन कहता है। किलो हर्ट्ज जो होता है वो एक इकाई है जो कि क्या मापता है? बोले तो भैया किलो हर्ट्ज के बारे में पूछा गया, किलो हर्ट्ज क्या मापता है? अभी हमने किलोवाट देखा जो कि किसका यूनिट हो गया था आपका? हाँ पावर का हो गया था। अब हम देख रहे हैं किलो हर्ट्ज। तो याद रखिएगा किलो हर्ट्ज के अगर बारे में बात करोगे तो किलोवाट आपका पावर का हो गया, और किलो हर्ट्ज के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। देखो हर्ट्ज से ही मामला समझ में आ रहा है। हर्ट्ज क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का हो गया। तो किलो हर्ट्ज हो गया तो भी फ्रीक्वेंसी का रहेगा, क्या ही दिक्कत है भाई। हर्ट्ज क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का हो गया, तो किलो हर्ट्ज भी होगा, वो भी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का भी होगा। ये वाले बच्चे पटक के मार खा जाओगे भैया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। 1 जूल कितने आर्के के बराबर होता? अभी हमने यही क्वेश्चन कवर किया, सेम टू सेम हूबहू यही क्वेश्चन कवर किया। देखते भाई कितना बच्चा बता पाएगा। 1 जूल कितने आर्के के बराबर होता है? गजब का भैया, कितने आर्के के बराबर होता है? 10⁻⁷। अरे याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। फिर से एक क्वेश्चन और रिपीट करते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट? 1 हॉर्स पावर में कुल मिला के कितना वाट? अभी हमने यही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया था। हाँ तो 1 हॉर्स पावर में कुल मिला के कितना वाट होता भैया? 746 वाट होता। क्या जनता को इतनी बातें क्लियर आ रही हैं कि नहीं आ रही समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपन लोग देखते हैं क्या कहते हैं। फैडम हमने जान लिया कि फैडम मतलब कितना होता है? 1 फैडम में कुल मिला के 6 फीट वाला मामला आता है। लेकिन फैडम जो वो किस चीज़ की इकाई है जरा कौन बता पाएगा? हाँ फैदम जो है वो किस चीज़ की इकाई है? एक आसान सा क्वेश्चन, एक इजी सा क्वेश्चन आप सभी जनता के सामने कि फैदम किस चीज़ की इकाई है। बहुत शानदार सा। तो याद रखिए गहराई मापने का जो यूनिट होता है वो फैदम होता है, इसी वजह से तो फैदोमीटर बना है। अरे याद है कि नहीं याद है फैदोमीटर के बारे में? है ना, तो वही चीज़ तो है फैदम। तो गहराई मापना है तो फैदोमीटर बोले तो फैदम। बैरोमीटर का अगर संकेत नीचे जा रहा है, बैरोमीटर अभी मैंने पढ़ाया, बैरोमीटर क्या हो गया? बिल्कुल तगड़ा तरीका। अगर बैरोमीटर में संकेत नीचे जा रहा है यानी जो पॉइंट है वो अगर नीचे चले जा रहा है तो क्या मामला गड़बड़ाएगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ाएगा ही। हाँ तो अगर बैरोमीटर में संकेत नीचे जा रहा है इसका मतलब समझ लो कि थोड़ा सा वर्षा वगैरह होने वाला है। क्या होने वाला है? वर्षा वगैरह होने वाला है। और बहुत तेजी से नीचे चला जाए तब जाके आपका जो है तूफान और ये सारी चीजें आपके लिए आती हैं, है ना। अगर सिर्फ नीचे जा रहा तो क्या होगा? वर्षा वगैरह होगा। इस बात को याद रखना। अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया। यार क्रोनोमीटर क्या है? ये क्रोनोलॉजी ना टच करिए भैया, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो क्रोनोमीटर आप सभी से पूछा गया क्रोनोमीटर क्या मापता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ तो याद रखना ये क्रोनोलॉजी नहीं है, क्रोनोमीटर है। तो क्रोनोमीटर मतलब होता है, क्रोनो मतलब हो जाता है समय, तो क्रोनोमीटर क्या मापता है? समय मापता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी टाइम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। करंट का यूनिट जरा जल्दी से बता दो, करंट की इकाई क्या है? एकदम एक और आसान क्वेश्चन आप सभी के सामने। करंट की इकाई क्या है? हाँ एकदम आसान क्वेश्चन। तो भाई अगर हम करंट की इकाई की बात करेंगे तो एम्पियर हो गई, है ना। सबको बात क्लियर हो गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये बताओ क्या 9 बजे वाला हेल्पफुल लग रहा है आप सभी को? जो हम लोग क्लास यहाँ पे 9 बजे कर रहे हैं, जो पेपर्स में आ सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं, जो पेपर में आने वाला है, क्या हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ या ना हमें सिर्फ कमेंट कर देना। लाइक वगैरह तो आप कर ही रहे होते हैं जबरदस्त तरीके से। हेल्पफुल लग रहा है। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था? रेशियो वाले क्वेश्चन देखे थे। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम देख रहे हैं जितने भी मात्रक हैं, जितने भी यूनिट्स हैं वो देख रहे हैं। अभी इसके अलावा और भी कई सारी चीजें देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी होगी, मम्मी पापा से बोलना थोड़ा खाना पानी खाएंगे लेकिन आराम से, बहुत तगड़ी वीडियो होगी, सब कुछ सीख के जाएंगे, इस बात को याद रखना। और पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पहले सेशन देख लीजिए। आज ज़्यादा देखते हैं। कहता है ये बता दो कि एमकेएस प्रणाली में ऊर्जा की क्या इकाई है। इसी तरीके से फोर्स का क्वेश्चन पूछा गया था आइसोलेटेड कैटेगरीज में। हमने कहा भाई एमकेएस और एसआई वगैरह जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमसे क्या पूछा? एमकेएस में बताओ यूनिट किसका? एनर्जी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, यानी ऊर्जा की क्या इकाई होती है। तो भैया ऊर्जा की इकाई तभी भी क्या होगी? आपको पता है जूल ही होगी, और जूल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसको हमने उल्टा भी करके पूछ लिया और लो सीधा भी करके पूछ लिया, जनता ने दोनों तरीके से बता दिया। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अगर हमें मान लो धारा मापना है तो हमें ये तो समझ में आ गया कि धारा का मात्रक क्या होता है, लेकिन अगर हमें धारा मापना है तो किस चीज का यूज करेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगर हमें मान लो विद्युत धारा को मापना है तो हम अमीटर का यूज करेंगे। अभी ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया था। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, यानी आपको वो हमेशा फिर याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाती है जनता, जरा देखते लो।
ह्यूमिडिटी मापना है तो कैसे मापोगे भैया, जरा जल्दी से बता दो। अगर हमें सापेक्षिक आर्द्रता मापना है तो फिर हम कैसे मापेंगे इन सभी ऑप्शन में से, अब बताओ। दो तीन चीजें होती हैं जहां मामला गड़बड़ा जाता है ना, समझिएगा। सापेक्षिक आर्द्रता मापना होगा तो हाइग्रामीटर यूज करेंगे, बोले तो हाइग्रो। आर्द्रता के लिए हाइग्रो यूज करते हैं, ये बात याद रखना, गलती ना हो यहां पे। आर्द्रता बोले तो हाइग्रो, जरा 3 बार मन में रिवीजन मारो। क्या मैंने कहा, आर्द्रता बोले तो हाइग्रो, इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, मन में रिवीजन मारो। ह्यूमिडिटी बोले तो हाइग्रो, ठीक। नेक्स्ट पे आते, देखते क्या कहता है भाई। समुद्री मील में दूरी का इकाई क्या होता है, समुद्री मील में दूरी का जो इकाई है वो इन सभी में से क्या है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। बोले तो आपका नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन विच, किस चीज में, तो भाई सिंपल सी बात है, नेविगेशन में। नेविगेशन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, नेविगेशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब बोले तो क्वेश्चन क्या कहता है ये समझना, समुद्री मील में जो दूरी का इकाई है वो क्या है, तो नेविगेशन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। एचपी बोले तो क्या, एचपी गैस ना समझ लेना दादा लोग, है ना, सिर्फ यहां पे एचपी पूछा गया। एचपी बोले तो क्या, सिंपल क्वेश्चन है, एक आसान सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। एचपी बोले तो क्या, हाँ सब लोग बहुत पढ़ते हैं एचपी के बारे में, ठीक है। एचपी बोले तो क्या, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते, कहाँ गया हमारा एचपी वाला क्वेश्चन। एचपी बोले तो एचपी मतलब क्या होता है भैया, आपको पता है, एक हार्मोनिक प्रगति भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है, और एक आपका क्या होता है यहाँ पे, एक आपका जो है वो हार्स पावर भी होता है। और हार्स पावर को आप सभी बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रखे हो, हार्स पावर को आप सभी बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर रखे हो। एक सेकंड जरा समझ लेना, मैं क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, कुछ जो है टेक्निकल उसकी वजह से जो है मामला गड़बड़ जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को देख के बोर्ड भी तो डर जा रहा है कि हाँ भाई क्या ही हो गया ऐसा, है ना। चलो आते जरा अगले पे जल्दी से पढ़ते। और बताओ भाई क्या हाल है ना, पेपर ऊपर बढ़िया हुए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले बच्चे कह रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम होगा सर जी, है ना। चलो आ जाते हैं। अरे भाई सब ना देख लेना आप लोग, ठीक है, सब ना देख लेना, ज़्यादा ही आगे आ गए हम लोग क्या। आओ जरा, कहाँ पहुँचे थे, एचपी पहुँचे थे, ठीक है। एचपी, एचपी मतलब क्या हो गया आपका, याद रखना कि ए भी हो गया और आपका हार्मोन यहाँ भी हो गया, क्या चीज़, आपका हार्स पावर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। उससे पहले भाई ये सारी हमने ई बुक्स लॉन्च कर रखी है ऑलरेडी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला पे आते हैं। ये बताओ भैया, क्या आज नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछे गए थे, बिल्कुल प्रश्न पूछे गए थे। और एक जो प्रश्न पूछा गया था अमर्त्य सेन के नाम पे शायद वो क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन तो छोड़ना है नहीं, तो हमने कहा नोबेल पुरस्कार को क्यों छोड़ा जाए। तो 2020 का पूरा नोबेल पुरस्कार रटा के जाएंगे, और ध्यान से समझना क्या क्या क्वेश्चन है वो बिल्कुल ध्यान से समझते हैं क्या कहता है। अरे रेडी है जनता, चलो भाई आ जाओ जरा समझते हैं नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले आते भैया, नोबेल पुरस्कार दिया तो जाता है, लेकिन किसकी याद में दिया जाता है, कौन बता पाएगा। अरे जल्दी से बता दो भाई, क्या कहता क्वेश्चन, क्या वजह, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है, और भैया किन की याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या सभी बच्चों के बात में समझ में आ गई। अब अल्फ्रेड नोबेल को भाई नोबेल पुरस्कार तो दिया जाता था, उनके याद में तो दिया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताओ कि 2020 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है शांति वाला, वो किसको मिला है। हाँ आसान सा क्वेश्चन है, 2020 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है शांति वाला, वो किसको मिला है। बहुत बढ़िया, तो जो 20 का नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है WEFP को। WFP मतलब होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब देखो WFP का भी आपसे पूरा फुल फॉर्म पूछा सकता है, तो परेशान ना हो, अभी हम आगे सब कवर करेंगे, ठीक है, खाली देखते चलो। तो WFP को क्या मिलता है, 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला था शांति वाला, जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर होगा। गाइस लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते क्या कहता है। यार जरा ये बता दो, अर्थशास्त्र वाला मामला किसको मिला है 2020 का, यानी आपका इकोनॉमिक में किसको मिला है 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है, वो इकोनॉमिक्स में किसको मिला है। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, जरा जल्दी से बता दो। हाँ बहुत शानदार भाई, तहलका मचा के रख दियो पूरा। तो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो दो व्यक्तियों को मिला है, एक तो भैया पॉल साहब को मिला है और एक रॉबर्ट साहब को मिला है। मतलब बोले तो मिलविल, क्या बोलेंगे भैया इकोनॉमिक्स में, मिलविल को मिला है, क्योंकि वो कह देगा पॉल रॉबर्ट तो आप वही लगा लोगे। तो पॉल वगैरह नहीं याद रखना, क्योंकि पॉल बहुत सिंपल सा नाम है, रॉबर्ट तो बहुत सिंपल सा नाम है। क्या याद रखना है, मिलविल। भैया जरा जल्दी से बोलो क्या याद रखना है, मिलविल याद रखना है। तो मिलविल क्या हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया। भाई चाहते हो ना कि आपको पैसा वैसा मिले बोले, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो अगर पैसा मिले बोले तो मिलविल क्या हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है भैया। अब जरा समझ लेते हैं आखिर इन्हें काहे मिल गया, ये भी तो बात है, इकोनॉमिक्स से मिला तो क्यों मिला, जरा समझते हैं। तो भैया याद रखना, मिलविल साहब को जो है पुरस्कार मिला है ड्यू टू इस रीजन की वजह से, इन्होंने नीलामी सिद्धांत बोले तो ऑक्शन थ्योरी पे कुछ खोज वगैरह करी हुई थी, इसी वजह से इन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है। और जो है इन्हें 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इसके लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज आगे बढ़ते हैं, देखते क्या कहता है।
इकोनॉमिक्स का बात क्लियर है, तो फिजिक्स की बात जरा जल्दी से बता दो कि 2020 का जो फिजिक्स वाला मामला निपटाया गया वो किसके साथ निपटाया गया है? नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाओ, बिल्कुल आराम से दिख जाएगा, परेशान ना हो, सिर्फ मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा दो, दिख जाएगा। तो भाई याद रखना 2020 का जो फिजिक्स वाला वो भी सबको दिया है। कौन कौन सा? पेन, गेन और गेज। जरा एक बार साथ में बोलते चलना, कौन कौन है भैया? पेन, गेन और गेज। एक बार जरा साथ में समझा, ये कौन है भाई? ये फिजिक्स वाले हैं, है ना। और फिजिक्स में आपको पता ही है भाई कि पेन वगैरह जो यूज होता है ये वो वगैरह वगैरह करके उछालते हैं तो पेन उछलता है, आपको पता है स्थिति ऊर्जा, ये ऊर्जा वो ऊर्जा वगैरह वगैरह बहुत सारी है। तो क्या बोलोगे फिजिक्स के लिए? पेन, गेन और गेज, ये किनको है भाई? फिजिक्स के लिए है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई। बोलो आसान है कि नहीं आसान है? आसान है ना। तो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखते हैं। अब इनको मिला तो कहाँ मिला, जरा ये भी देख लेते हैं, है ना, ये भी तो बात जरूरी है। तो क्योंकि ब्लैक होल को इन्होंने समझाया था, आगे और भी कई सारी इसमें बात करी थी, इसी वजह से इन तीनों व्यक्तियों को क्या मिला है? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। कोई परेशानी? नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता है। इकोनॉमिक्स देख लिया 2020 का, फिजिक्स देख लिया। अब आ जाते हैं लिटरेचर के बारे में, बोले तो भैया साहित्य के बारे में आ जाते हैं। और साहित्य का किसे मिला है? हाँ जरा जल्दी से बता दो, साहित्य का किसे मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तगड़ा, बहुत आसान था, बहुत आसान था। देखते हैं कैसे भाई। अरे भैया ये तो देखो, पेन, गेन और गेज, ये तो फिजिक्स वाले मामले हैं, है कि नहीं है? तो साहित्य के लिए कौन बचा? सिर्फ एक व्यक्ति बचा, जिसका नाम है लुईस ग्लूक। क्या नाम हो गया? लुईस ग्लूक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो सी कह रहे हैं, मतलब दिखाई नहीं दिया क्या आप लोग? अभी पिछले वाले में आ चुके हैं, तो क्या बचा? ए बच गया। तो ए क्या हो गया आपके? लिटरेचर के हो गए, बोले तो साहित्य के हो गए। क्या कोई दिक्कत? लुईस किसके हो गए? साहित्य के हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं। इनको किस लिए मिला साहित्य में? क्योंकि बेमिसाल काव्यात्मक जो है उनके आवाज के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका की यूएसए के रहने वाले हैं, है ना। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे हैं ग्लू लगा के बुक चिपकाओ। अगले पे आते हैं। भैया हमने फिजिक्स देख लिया, इकोनॉमिक्स देख लिया, लिटरेचर देख लिया, अब आ जाओ केमिस्ट्री के बारे में। भैया ये बताओ केमिस्ट्री का पुरस्कार किसे मिला है? बताओ केमिस्ट्री का पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई, केमिस्ट्री का पुरस्कार किसे मिला? आराम सा है, सिंपल सी बात है, किसे मिला? दोनों व्यक्तियों को मिला है ना। तो एक आपके डायन हो गई और एक हो गया साल्लिए। इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको डायन ने पकड़ लिया, डायन ने साल लिया, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी। तो एक साल्लिए, एक डायना। ऑप्शन नंबर दोनों भाई याद रखना, डायना एंड साल्लिए, है ना। जो भी नाम होगा इनका, डेडना डायना जो भी कह पाओ, तो वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये दोनों व्यक्ति बिल्कुल सही आंसर हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं। तो भाई देखो याद रखना कि इनको क्यों मिला? क्योंकि इन्हें जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करी थी। और ये कहाँ के रहने वाले लोग हैं? ये रहने वाले लोग हैं फ्रांस के, ठीक है। ये दोनों वैज्ञानिक कहाँ के हैं? फ्रांस के रहने वाले। और ये दूसरे व्यक्ति जो है, जो आपका डाइन वगैरह है, ये कहाँ के? अमेरिका के रहने वाली हैं, ठीक है। क्लियर भैया? पक्का है? कह रहे हैं डायन ने साल लिया। तो भाई केमिस्ट्री का मामला यहाँ पे कहाँ पे आ गया है? अगर डायन ने साल लिया तो केमिस्ट्री का मामला कैसे आ गया? अच्छा ये कहना चाह रहे हो क्या कि उसने साल ओढ़ा तो केमिस्ट्री में रिएक्शन ऑक्शन की वजह से उसे गर्मी लगने लगी है? ऐसा नहीं ना कहना चाह रहे हो? तो नेक्स्ट पे आ जाते, जरा देखते हैं। केमिस्ट्री भी क्लियर हो गया। अगले पे आ जाता है, मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। बोले तो भैया मेडिसिन वाला मामला किसके साथ है? जरा जल्दी से बता देना। हाँ मेडिसिन वाला मामला किसके साथ है? बहुत बढ़िया। मेडिसिन वाला मामला किसके साथ है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन। जरा समझते हैं मेडिसिन वाला मामला। तो सबके सभी तो है भाई। कौन कौन से? अल्टर राइस हाक्टन, है ना। ये मत याद रखना, चार्ल्स हो गया, माइकल हो गया, ये सब तो सभी के नाम में लग जाते हैं। चार्ल्स तो भाई 1 करोड़ लोगों के नाम में चार्ल्स ही लगे हुए, माइकल भी सबके नाम पे लगे हुए, माइकल शुमाकर हो गया, है ना। और भी कई सारे लोग हैं। तो ये मत याद रखना, ऐसा याद रखो जो ना लगा रहता हो। तो अल्टराइस हाक्टन, है ना, अल्टराइस हाक्टन, ये क्या हो गए? केमिस्ट्री आपके मेडिसिन वाले हो गए। अल्टराइस हाक्टन ये क्या हो गए? मेडिसिन वाले हो गए, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा भैया इनको मिल गया, इसी वजह से मिला क्योंकि हेपेटाइटिस वाला मामला था। अल्टराइस हाक्टन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, है ना। अल्टराइस हाक्टन बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगले पे आते हैं। ये बताओ भाई, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार तो चलो दे दिया गया, हमने कहा भाई चलो बात ये भी सही है, लेकिन ये रहने वाले किस देश के थे? जरा जल्दी से बताओ। देखो लाइक का बटन दब रहा है क्या सभी से? तो जरा एक बार दबा के देखो, अगर दब जाए तो ठीक है भाई। अगर भाई देखो हाथों में मेहंदी वगैरह लगी हो तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। अगर नहीं दब रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दबा के कम से कम देख लो कि दबता है कि नहीं दबता वहां पे। तो आपसे क्या पूछा गया कि अल्फ्रेड नोबेल कौन से देश के रहने वाले थे? एकदम आसान से क्वेश्चन, याद रखिएगा, स्वीडन के रहने वाले थे। कहां के? स्वीडन। बोले तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे आ जाते भैया। नोबेल पुरस्कार दिया तो जाता हर साल है, लेकिन कुल मिला के कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कौन बच्चा बता पाएगा? हाँ एकदम आसान सा क्वेश्चन है। दब गया
चलो फिर तो ठीक है। नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो याद रखिएगा मात्र 6 क्षेत्रों में। हमने सब डिस्कस कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर वगैरह वगैरह सब डिस्कस कर लिया। तो कुल मिलाकर कितने फील्ड है? 6 फील्ड है। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। और ये कौन कौन से 6 फील्ड है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या मेडिसिन वाला मामला याद हो गया सभी को? अभी रिवीजन करा देंगे या फिर रिवीजन कर लेना आप लोग वीडियो से। फिर हो गए फिजिक्स, फिर हो गए केमिस्ट्री, फिर हो गए शांति वाले, फिर इकोनॉमिक्स हो गए, फिर लिटरेचर हो गए। सबका सब बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो लिटरेचर वाले मामले पता चल गए, इकोनॉमिक्स वाले मामले, इकोनॉमिक्स में मतलब धन मिल गया कि नहीं मिल गया, तो मिल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शांति वाला WFP सबको पता चल गया, केमिस्ट्री वाला सबको पता चल गया, भौतिक पता चल गया और चिकित्सा पता चल गया। तो ये 6 आपके 6 जो है वो कुल मिला के फील्ड होते हैं। याद कर लेना, रट लेना भैया इनको कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज की खोज करी थी भाई? ये जरा बता दो, इनके नाम पे ही नोबेल दिया जा रहा, तो अब जल्दी से बताओ किस चीज की खोज करी थी। हाँ बिल्कुल, बहुत सही भाई, बहुत से बेटा है, मजा आ रहा है। तो अल्फ्रेड नोबेल किस चीज की खोज करी थी? आसान से क्वेश्चन है, डायनामाइट की खोज करी थी। इसी वजह से क्या होता है, इनको याद किया जाता है और भी कई सारी चीजें हैं, तो इसकी वजह से क्या नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। फर्स्ट टाइम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? एक बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो आज के सेकंड शिफ्ट के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था कि पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है सन 1901 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन ये बात है 10 दिसंबर सन 1901 ईस्वी की, जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या अब जनता इस क्वेश्चन को गलत कर पाएगी? अरे हाँ या ना? नहीं ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि इकोनॉमिक्स में पहली बार कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो चलो भाई सन 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है 10 दिसंबर से, लेकिन इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बार कब दिया गया था? हाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो 1901 में हुआ क्या कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई और नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। लेकिन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में दिया गया था कुल मिला के 67 सालों के बाद, यानी सन 1968 ईस्वी में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अरे पक्का है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर जी अगर मान लीजिए आपने लिखा अब इससे बाहर कुछ नहीं, जो आने वाले हैं आगे, कह रहा सर जी अगर इससे बाहर आ गए तो? बिल्कुल सही बात किया भाई बालक ने, बहुत अच्छा बात किया है। क्लैपिंग होगी अभी आपके लिए, बिल्कुल आराम से क्लैपिंग होगी, डोंट वरी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समझते हैं क्या कहता है। अच्छा पॉइंट है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। आते हैं क्वेश्चन, समझते हैं क्या कहता है भाई, ध्यान से समझते हैं क्या कहता है भाई। भौतिक और केमिस्ट्री वाला, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो नोबेल पुरस्कार है, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार कर लेना, ये कौन सा इंस्टीट्यूट दिया है इस बार? बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो क्या कहता है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला। देखो ध्यान से समझना, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाएगा नोबेल पुरस्कार तो किसने दिया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। साइंसेज की बात हो रही है तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री किसने दिया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो गया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पुरस्कार इन्होंने दिया था। अच्छा ये बताओ मेडिसिन वाला किसने दिया है? फिजिक्स वाला तो साइंसेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। मेडिसिन की बात करेगा तो करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, बोले तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे क्या सही हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, करोलिंस्का हो जाएगा। तो भाई दोनों बात समझना। ये बताओ रॉयल एकेडमी स्वीडिश ऑफ साइंसेज ये कौन सा अवार्ड देते हैं, कौन से वाले चीज में दिए हैं? तो याद रखिएगा ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दे दिए थे। क्लियर है गाइज? अच्छा ठीक है। करोलिंस्का पूछा जाएगा तो ये किस में दिए हैं? ये मेडिसिन में दिए हैं। कोई परेशानी भैया लोग को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आ जाते, जरा देखते हैं साहित्य वाला कहां पे मिला है। बताओ भाई साहित्य वाला कहां मिला है? हाँ बहुत आसान था। तो बचा कौन? एक ही व्यक्ति बचा, स्वीडिश एकेडमी वाले बच्चे, और यही क्या हो गया? साहित्य वाला हो गया, यानी लिटरेचर का हो गया। मतलब एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले क्या हो गए? क्योंकि यहाँ पे आपका साइंस वगैरह आ गए, तो यही लोग हो गए। फिर हमने पूछा जरा ये बता दो भैया मेडिसिन वाले क्या हो गए? तो आपने कहा सर जी करोलिंस्का हो गया, कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा जरा ये बता दो भैया लिटरेचर वाले कौन हो गए? तो आपने कहा सर जी स्वीडिश एकेडमी हो गया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते, जरा देखते हैं शांति वाला कौन दिया भैया, जरा जल्दी से बताओ। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रदान, नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान किया है? बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा। तो शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है सबको पता होना चाहिए, तो नॉर्वे की संसद के द्वारा चुने गए 5 लोगों की सदस्य होती है जो ये तय करते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा शांति कहाँ के लोगों ने रखी, कौन से व्यक्ति सबसे ज्यादा शांति रखा, अच्छे तरीके से अपना काम धाम किया और देश में उस देश के योगदान दिया हो, जो भी किया हो वगैरह वगैरह। तो शांति के लिए क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर। तो नॉर्वे की संसद थी, तो आपके यहाँ पे कुल मिला के 5 लोग के सदस्य थे, इन्होंने ये काम किया है। इकोनॉमिक्स वाला कौन देता है?
आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये सब बहुत तगड़े क्वेश्चन है, जब पेपर में ये सब क्वेश्चन आएगा तो भाई याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स वाला कौन देता है आपका, यही स्टडीज वाले देते हैं। तो ये फिजिक्स भी देते हैं, ये केमिस्ट्री भी देते हैं और ये इकोनॉमिक्स भी देते हैं, ठीक है। तीनों बात याद रखिएगा। कौन कौन देता है भाई, तो आपका रॉयल स्टूडेंट्स एकेडमी ऑफ साइंस, ये फिजिक्स भी देते हैं, ये केमिस्ट्री भी देते हैं और ये आपका इकोनॉमिक्स भी देते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, WFP को तो शांति वाला पुरस्कार मिला ना, नोबेल वाला, जो कि 2020 वाला पुरस्कार है। इसका फुल फॉर्म क्या है, पेपर में जरूर पूछा सकता है ना। हाँ, तो भैया इसका फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है WFP, मतलब कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या नाम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। WFP को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, यहां पे FP कर लीजिएगा, ठीक है, FP कर लीजिएगा। तो भैया इसको जो है मिला, ये स्थापना कब हुई थी WFP की, यानी कि फूड प्रोग्राम वाले मामले की स्थापना कब हुई थी। बहुत शानदार सा क्वेश्चन। हाँ, स्थापना के बारे में याद रखिएगा। तो सन 1961 ईस्वी में इनकी स्थापना हो गई थी। कब, 1961 में। अच्छा यार ये बताओ, नोबेल पुरस्कार शुरू कब से हुआ था, कौन बच्चा बता पाएगा। अगर नोबेल पुरस्कार शुरू कब से हुआ था, 1901 ईस्वी में हुआ था, है ना। अच्छा ये बताओ, इकोनॉमिक्स वाला मामला कब से दिया जा रहा है, तो 67 साल बाद के बाद दिया जाए, यानी 1968 में दिया जा रहा है। क्या दोनों बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत तगड़ा। अगले क्वेश्चन पे आते, देखते हैं क्या कहता है। WFP को जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया तो गया, लेकिन मुख्यालय कहाँ है इनका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान था। तो WFP का जो मुख्यालय वो याद रखिएगा रोम में है, यानी इटली में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो WFP के बारे में हर तरीके के FP आपने कर ली कि नहीं कर ली, कंप्लीट है। चाहे फुल फॉर्म पूछा जाए, आपसे पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पे, पूछा जाए भैया कब ये स्टार्ट हुए थे, हर तरीके के आपने इसमें कंप्लीट जानकारियां प्राप्त कर ली, कोई दिक्कत अब कोई परेशानी नहीं आने वाली। लो एक और क्वेश्चन भैया, कहेंगे सर जी क्या बताएं, WFP वाले परेशानी का इससे अच्छा किसी व्यक्ति को दे दिए होते तो हमें वो भी ना याद करना पड़ता। क्या हो गया भैया यहाँ पे, इसके अध्यक्ष का क्या नाम है WFP के, सबको पता होना चाहिए। WFP के अध्यक्ष कौन है, डेविड बेसले। किसके, डेविड बेसले, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसले साहब इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, डेविड बेसले। जरा एक बार ध्यान से पढ़ो, गलती ना करो। क्या WFP के अध्यक्ष कौन है, डेविड बेसले साहब। कौन है भैया, बेसले साहब। जरा मन में एक बार रिवीजन मारो, गलती ना हो एकदम। कह रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, हे भगवान। चलो आते हैं, ये किसकी पेरेंट कंपनी है भाई, नोबेल पुरस्कार मिला तो तगड़ी कंपनी होगी कि नहीं होगी, तो UN की पेरेंट कंपनी जो WFP की जो पेरेंट कंपनी है, कि इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी, तो UN है ना। तो UN है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे पक्का है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो हुआ क्या, नोबेल पुरस्कार तो आपको पता पूरे वर्ल्ड में 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है, लेकिन भारत में वाले जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बहुत उठता है। और जो भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे वो भी क्वेश्चन इस बार से पढ़ते हैं, क्या कहता है जरा समझते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे, याद रखिएगा। भारतीय नागरिकता जिनके पास थी, जो सबसे पहले थे वो कौन थे। साहित्य में पूछे जाएगा तो भैया टैगोर साहब का नाम हमेशा याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब साहित्य के हो गए। अरे कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है। फिजिक्स में पूछा जाएगा तो CV रमन साहब सन 1930 ईस्वी में हो गए, फिजिक्स में मिला था। और यही फिजिक्स वाला क्वेश्चन तो आइसोलेटेड में पूछा गया था। अरे हाँ या ना। शांति का पूछा जाएगा, सबसे पहले मदर टेरेसा साहब को मिला था सन 1979 में, मदर टेरेसा को शांति का मिला था। और उसके बाद सत्यार्थी साहब को मिला था सन, आपको पता 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला तो नोबेल पुरस्कार शांति का। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा तो एक ही नाम जिंदगी भर हमेशा याद ही रखना है, कौन सा, अमर्त्य सेन। और आज ही अमर्त्य सेन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो सन 1998 में मिला। इसका मतलब ये वीडियो है तो इंपॉर्टेंट है ना, सारे क्वेश्चन हमने कवर किए, कुछ भी आपके पास बचे नहीं है। अरे क्लियर है भैया, एक बार जरा देखो और स्क्रीनशॉट इसकी आप ले लेना टेलीग्राम ग्रुप पे। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है। अब जो लोग भारतीय मूल के थे, है ना, इनके पास तो नागरिकता थी भारतीय। अब जो लोग भारतीय मूल के थे उसमें कौन कौन से हैं, तो अगर हम बात करेंगे मेडिसिन के मामले में तो हरगोविंद खुराना इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर। क्या बात सभी को समझ में आ रहा। VS नायपाल हो गए लिटरेचर के मामले में, वेंकटन रामकृष्णन हो गए आपका केमिस्ट्री के मामले में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो गया आपका फिजिक्स के मामले में, अभिजीत बनर्जी हो गया आपके इकोनॉमिक्स के मामले में। जरा एक बार देखो सबके सब और बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अरे आया कि नहीं आया समझ में, क्या कोई परेशानी है, क्या कोई दिक्कत है, नहीं सब समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अरे ये कह रहे हैं बनर्जी हैं तो इनको बनर्जी कर दो, क्या करना भाई, है ना, डबल आई लगा दो। क्लियर, कोई परेशानी कोई दिक्कत, बोलो भैया। ठीक है, ये बताओ 2019 वाले भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। तो देखो हमने इसमें दे रखा है, आपको जब PDF मिलेगी तो आप याद कर लीजिएगा 2019 में। जैसे 2019 में फिजिक्स में किसको किसको मिला था, केमिस्ट्री में किसको किसको मिला था, इकोनॉमिक्स में किसको किसको मिला था, मेडिसिन में किसको मिला था, हमने सब दे दिया भाई ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ये बात याद रखना। साहित्य में लिटरेचर में किसको किसको मिला था, शांति में कब मिला था, 2019 वाला, इथियोपिया के प्रधानमंत्री साहब थे उनको मिला था। ठीक है, क्या कहती जनता, शुरू करा जाए।
बोलो भाई। तो जरा लाइक कर दो, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत भन्ने से सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। सब के सब जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, तुरंत सबके सब लाइक करो, फिर स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आ चुका BEL का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, जरा जल्दी से बता दो। बिल्कुल 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 कह रहे सर जी जल्दी पढ़ाइए, रात हो रही है ना। बोट एंड स्टीम सब है उसमें। BEL क्या पूछा भैया, BEL पूछा। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। तो BEL मतलब होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सिर्फ फुल फॉर्म कवर कर रहा है और ज्यादा नहीं कुछ। तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखो ये हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो सिंपल से वही हो सकता है जो होना है। अगर अगले क्वेश्चन पे आते जरा देखते हैं क्या कहता है। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। बायस आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा और ये पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बायस वाला जो मामला ये पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा एक बार एक सेकंड जरा समझ दो, आप बताना तब तक कि बायस, और मैं तब तक कि चलता हूं इसको फिर से सही कर देता हूं क्योंकि ये भी बार बार परेशान हो जा रहा है। चलो भैया एक सेकंड जरा समझ देना, बस 5 मिनट में ये सही हो जाता है। मतलब 5 मिनट नहीं बोले तो 5 सेकंड ले आते हैं। बायस के बारे में, बायस का क्या फुल फॉर्म है क्या नहीं है वो आपको बताना है। जल्दी से आ जाओ भैया बायस वाले। तब तक सब्सक्राइब कर लो भाई सबके सब, है ना, लाइक पे, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन क्लिक करें ताकि जैसे वीडियो पड़े नोटिफिकेशन मिल जाए, वो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। नोबल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब कंप्लीट कर लिया हमने। अब हमारे पास आ गया फुल फॉर्म वाला मामला। तो अब फुल फॉर्म भी स्टार्ट हो गया और हमने दूसरा फुल फॉर्म यहाँ पे क्या पढ़ा है, बायस। बताओ भाई बायस का फुल फॉर्म क्या है बहुत आसान सा। तो बायस मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जरा जल्दी से बता दो भाई, क्या बायस आप लोगों ने सुन रखा है कि नहीं सुन रखा। बिल्कुल सुन रखा ना, बिल्कुल याद रखिएगा। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर का क्वेश्चन आज पूछा गया था। पहले में पूछा गया था आपके लिए किसका, CPU का फुल फॉर्म, और दूसरे में NIA का फुल फॉर्म। इसी वजह से हमने थोड़े कंप्यूटर भी उठा रखे हैं। क्लियर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या पूछता है। यार वायरस का फुल फॉर्म जरा बताओ है। बहुत बढ़िया, 90% डाटा फिनिश। रात में यही डाटा फिनिश करना, याद रखना, है ना। तो भाई पूछा गया आपसे वायरस का फुल फॉर्म क्या, तो आसान सा क्वेश्चन है। वायरस मतलब ऑप्शन नंबर ए, बोले तो वेरियस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर स्टेज। तो क्या हो जाएगा, ए। बहुत तगड़ा यार, बहुत बढ़िया। क्या हो गया, वेरियस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर स्टेज इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में तो है फाइल है भाई, कहाँ अलग अलग है। नेक्स्ट पे आ जाते भाई। BSc का फुल फॉर्म ये तो हमने पढ़ा। NSc और BSc दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। BSc और NSc दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो BSc मतलब आपका होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है भैया यहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही होगा। और एक और फुल फॉर्म होता है BSc का, है ना। एक और क्या फुल फॉर्म होता है, ए भी होता है, यानी बेसिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग। ये भी होगा, लेकिन अभी जो यहाँ पे होगा वो होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। BPO का मतलब क्या होता है भाई, BPO, है ना। BPO का फुल फॉर्म क्या है, BPO। अच्छा, NSC भी पूछा जा सकता है। NSC मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो नेशनल और बॉम्बे दोनों पता है। बॉम्बे क्या है, पुराना वाला है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे पूछेगा BPO, तो याद रखिएगा जो BPO है ना वो ऑप्शन नंबर ए है, मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। क्या है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ये बेसिक प्रिंसिपल ओवरव्यू गलत है, ठीक है, याद रखिएगा, बाकी सब गलत है। अरे क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आते, देखते क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाओ। कैट का फुल फॉर्म क्या है, कैट मतलब बिल्ली वाला है। अच्छा, कैट का फुल फॉर्म जरा बताओ, याद रखिएगा। क्या हो गया भैया, कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। कुछ बच्चे इसको कॉमन एलिजिबिलिटी बोलते हैं, वो गलत हो जाएगा। अभी ये कैट आपके लिए पता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब जो सबसे ज्यादा आपके लिए आने जाना है वो कौन सा आ सकता है, वो आ सकता है CET। CET का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। CET आप क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का है। नेक्स्ट पे चला जाए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखते हैं क्या कहता है। ISDN बोले तो क्या होता है भैया लोग, ISDN, बहुत बढ़िया, ISDN, बहुत बढ़िया। तो ISDN मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि ISDN एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर, रुक जाओ भैया, आओ जरा पीछे से सबके सब आओ। तो क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ध्यान से एक बार पढ़ लो, गलती ना हो, सारे ऑप्शन को रिलेट करो, क्या क्या ऑप्शन में हो सकता है वो समझ लो। यहां भी इंटीग्रेटेड सर्विस देख रहे हैं, लेकिन यहां पे डबल नेटवर्क दे रखा है, तो डबल नहीं होगा कि डिजिटल होगा। इंटर दे रखा, गलत हो जाएगा, इंटीग्रेटेड होगा। यहां पे क्या रखा, सर्वर दे रखा, सर्वर नहीं होगा क्योंकि सर्विस देती है ये, तो आपका इसी वजह से क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये बात याद रखिएगा, इसीलिए एकदम सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, फुल फॉर्म तभी सही हो पाएगा भैया। ओके गाइज, नेक्स्ट पे आते हैं, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है।
पीएनजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पीएनजी फोटो वगैरह सबके सब देखते रहते हो, भैया जरा जल्दी से बता दो पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन। हाँ, तो पीएनजी याद रखिएगा, पीएनजी का जो फुल फॉर्म होगा वो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब देखो पहले में क्या है, ये गलत हो जाएगा, नेचुरल नहीं होता है, ग्राफ नहीं होता, ग्राफिक्स होता है, पोर्टेबल होता है, प्रेटी नहीं होता है। समझ में आया भैया? कोई पक्का है? पक्का। तो क्या हो गया? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई दिक्कत नहीं मेरे बालकों को, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, गलती पहचानना है, ठीक है, कहां गलती हो रही है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, रोम का फुल फॉर्म। लो कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। कंप्यूटर का एक और फुल फॉर्म आप सभी के सामने, कितना आसान सा क्वेश्चन है, जरा देख लो। कुछ नहीं, कंप्यूटर मतलब क्या हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी, अदर मेमोरी नहीं होता, मेमोरोकेट वगैरह होता नहीं होता, अदर तो होता ही नहीं होता, मेमोरी कैचे वगैरह होता नहीं है। तो रैम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और दूसरी बात है, आज कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए तो रैम भी याद कर लेना। रैम मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो भी याद रखिएगा। दोनों के दोनों चीजें क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। कोई परेशानी बालकों को नहीं, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जाते हैं, क्या कहता है यूएसबी का फुल फॉर्म। देखो पेपर में एक दिन पूछा गया था यूआरएल, आज सुबह के पहले वाले सेट में, है ना, बहुत बढ़िया। तो जरा समझते हैं यूएसबी मतलब क्या होता है। आसान सा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल आपका सीरियल बस। यूएसबी जो आपको लगाते हो तो यूनिवर्सल होगा ना, किसी में ले जाके लगा दो भाई। यूनिक कोडेड नहीं होता है, स्मार्ट नहीं होता है आपका, यहां पे यूनिक कोडेड नहीं होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? गलती पकड़ना, कहां कहां गलती होगी, सिर्फ रटोगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो यूनिक कोडेड नहीं होता, स्मार्ट नहीं होता, इस चीज का ऐसे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते गाइस, ये बता दो भाई सैप का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, यानी अगर हम नेटवर्क के टर्म्स में बात करते हैं तो सैप का मतलब क्या होता है, एसएपी क्या होता है। ठीक है भावेश बेटा, अभी करवा देते हैं बच्चा, है ना। सैप का मतलब क्या होता है जरा जल्दी से बताओ। अगर हम नेटवर्क के टर्म्स से बात करते हैं सैप का, तो याद रखिएगा सैप का मतलब क्या होता है, सर्विस एक्सेस पॉइंट। स्मार्ट नहीं होता भाई, स्मार्ट गलत होगा, एट नहीं होता, गलत हो जाएगा, परमिशन नहीं होता, गलत हो जाएगा। तो सर्विस एक्सेस पॉइंट, ये क्या होता है, सैप होता है। एसएपी मतलब क्या हो गया, सैप। तो सर्विस एक्सेस पॉइंट, क्लियर भैया, पक्का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एटीएम करो, एटीएम करो भैया लिखा, पेटीएम करो नहीं लिखा, खुश हो जा रहे हो, बहुत बढ़िया। धुंधला दिख रहा है तो मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्लियर दिखेगा। हमारे तरफ से क्लियर है, आपकी तरफ से धुंधला इसलिए क्योंकि आपकी मोबाइल की क्वालिटी नहीं बढ़ी है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्लियर हो जाएगा। एटीएम करो, ये बहुत बच्चे घबरा देते हैं भैया, एटीएम वाला मामला बोले तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या गलती होता, ऑटोमेटेड नहीं होता है, दूसरा टोटलिंग नहीं होता है, तीसरा ट्रांजैक्शन नहीं होता। अब बच्चे यही कहने लगेंगे ट्रांजैक्शन, यार एटीएम से पैसा निकालते हो मतलब ट्रांजैक्शन वाला मामला, गलत हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है। नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता है भाई। एड्स का फुल फॉर्म जरा जल्दी से बता दो, एकदम आसान क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने, बहुत बढ़िया। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो भाई एकदम घबराना नहीं, एकदम आसान से समझना। क्या? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूसरी बात, इम्यूनिटी नहीं होता, गलत हो जाएगा, डिसेंसी नहीं होता, गलत हो जाएगा, डिफेंस नहीं होता, गलत हो जाएगा। एक बार जरा ध्यान से पढ़ लो, क्या? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी करिए जल्दी करिए, देखिए आपसे ज़्यादा जल्दी हमको है। सुबह कम से कम 6 या 7 बजे का उठे हुए 10:15 हो चुके हैं और दिन भर खाली खड़े होकर पढ़ाना और आपके लिए कंटेंट तैयार करना, कंटेंट बनाना, मतलब आप इतने ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो रहे हैं लगातार, तो आपसे ज़्यादा जल्दी हमें है कि हम जल्दी से कवर करें। लेकिन आपको बस इसी वजह से समझा रहे हैं क्योंकि आप भाई देखो गलती कर जाओगे। इम्यूनिटी लगा दोगे जबकि इम्यून होता है, ये डिफेंस लगा दोगे जबकि डिफिशियंसी होता है, डिसेंस लगा दोगे तो भाई इस चीज़ का याद रखिएगा, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से आपको खाली कि आपको कम से कम सही हो जाए कि आपका गलती ना हो, इसी वजह से आपको एक एक ऑप्शन समझा रहे हैं। अदरवाइज हम अभी क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका भी मजा आएगा, हमें भी मजा आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, पक्का। तो आप आराम से करिए, एकदम इजी से करिए, बहुत आराम से आपके लिए चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, सब कुछ समझते चलिए, एकदम साथ में पढ़ते चलिए, सब आप समझते चलिए, ठीक है। मतलब जोड़ों में मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा कि मैं खड़ा हूँ, खाली यही समझ लो। आपको थकान मेरे चेहरे पे थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होगी, है ना। लेकिन भाई सीधी सी बात है, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर सारी थकान का कोई मतलब, इतनी मेहनत का कोई मतलब, इसी वजह से इतना कराए सिलेक्शन कम से कम हो जाए। क्लियर है, पक्का है। चलो भाई अगले पे आ जाते हैं। अच्छा कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, सर जी कह रहे हैं एटीएम वाला गलत हो गया, तो देख लेते हैं कुछ बच्चे से। एटीएम कभी कभार गलत हो जाता है ना, हल्का, आपको पता ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, एटीएम कहाँ गया, क्या गलत हो गया भाई? अच्छा ऑटोमेटिक हो गया था, ये ऑटोमेटेड है ये, ठीक है। चलो गलत हो गया था भाई, याद रखिएगा। आपका सही हो गया ना, ऑटोमेटेड क्या हो गया, टेलर मशीन हो गया एटीएम, ठीक है, ऑटोमेटेड हो गया, ठीक है, पक्का है,
बहुत बढ़िया, सिंपल है, इसको सही कर लीजिएगा, या ऑटोमेटेड हो जाएगा, ठीक है, माफी चाहते हैं इसके लिए, ऑटोमेटेड हो जाएगा, ठीक है, जल्दीबाजी में गलत हो गया, टाइपर से गलत हो गया, ऑटोमेटेड हो जाएगा, ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, ऑटोमेटेड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या होगा। हो गया एड्स, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो भाई अगले पे आते हैं। ब्रिक का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिक, ब्रिक्स जैसे उसी तरीके से ब्रिक हो गया, बताओ भाई क्या होगा? जैसे ब्रिक उसी तरीके से ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक का मतलब याद रखिएगा क्या होता है, एक तो ब्राजील, एक तो रसिया, एक तो इंडिया, एक तो चाइना। क्या हो गया? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना क्या हो गए? ब्रिक देशों का समूह है एक, जो हमें पता एस हट गया था, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये क्या हो गया? ब्रिक वाले मामले हो गए। सबको बात समझ में आ गई? ईवीएम करो, है ना, ईवीएम जैसे एटीएम करो, पेटीएम करो, उसी तरीके से ईवीएम करो। भाई ईवीएम मशीन का बड़ा घोटाला चल रहा है ना, तो क्वेश्चन जरूर पूछा सकते हैं ईवीएम क्या होता है, तो सबको याद रखना, बहुत गलती होती है ईवीएम में। तो ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, वोटर्स नहीं होता, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल नहीं होता, याद रखिएगा, वोट नहीं होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे दादा लोग क्या क्लास इंफॉर्मेशनल लग रही है, इंपॉर्टेंट है, मेहनत मेरी सफल हो रही है, और आप सभी की मेहनत अब एग्जाम में सीधे सफल होगी, है ना। जब रैंक लेकर आओगे तो आपके सामने पेपर वाले खड़े रहेंगे कि भैया लाइए इंटरव्यू करा जाए। आते जरा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं भाई क्या कहता है। IRBM बोले तो क्या हो गया? मिसाइल के शब्दों में है, डिफेंस के शब्दों में है, जरा जल्दी से बता दो क्या कहता है भैया। आसान सा क्वेश्चन है, गलती ना हो। IRBM क्या होता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है भैया? याद रखिएगा, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM। याद रखिएगा क्या नहीं होता, जरा समझिएगा। रेंज होता है, रिसोर्स नहीं। भाई मिसाइल है तो रेंज मारोगे कि रिसोर्स मारोगे, सीधी सी बात है। अच्छा, इंटरमीडिएट हो गया, बैलिस्टिक ऑफ नहीं होता, ऑफ कहाँ आ ही रहा भैया, गलत हो जाएगा। रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर, यहाँ पे देखो इंटरमीडिएटेड लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा। सही होगा, मीडिएटेड भी नहीं होगा, सिर्फ मीडिएट होगा, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात सभी को समझ में आई? अरे पक्का है। नेक्स्ट पे आते हैं। आईसी कंप्यूटर के बारे में है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। भाई कंप्यूटर के बारे में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत आराम से, बहुत आसान से, क्योंकि आज दोनों शिफ्ट में कंप्यूटर के ही पूछे गए थे। तो आईसी मतलब सभी को पता है क्या होता है भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर आपका आईसी बिल्कुल यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? डेली 9 PM पे कराएंगे, दिन भर के जो पूछे जाएंगे उनकी कंप्लीट जो है यहाँ पे पूरा पोली खोल देंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पीडीएफ करो, पीडीएफ को फुल फॉर्म का मतलब यही गाना ही बन गया क्या, मुझे लग रहा है। पीडीएफ पूछा गया, बहुत बहुत बताओ कितना आसान क्वेश्चन, मतलब कुछ है ही नहीं। पीडीएफ जो तो बच्चों वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, पीडीएफ करो, ये करो, वो करो, तो कौन नहीं बताएगा पाएगा भाई। पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ पोर्टेबल, ना कि पब्लिक। भाई पब्लिक क्यों करोगे, प्रिंटेड क्यों करोगे, सीधी सी बात है, पब्लिश्ड कैसे होगी? तो ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। क्या? पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जरा एक बार मन में रिवीजन करो, पीडीएफ करो, पोर्टेबल करो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीआरटी बोले तो क्या आपका ट्यूब से संबंधित है, सीआरटी का मामला, जरा जल्दी से बता दो। सीआरटी मतलब क्या होता है? आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। हाँ, तो सीआरटी, सी मतलब होता है कैथोड, याद रखिएगा, तभी सीआरटी के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। क्रिस्टल नहीं होता है, कैबिन नहीं होता है, कार्बन नहीं होता। सी मतलब क्या होगा? कैथोड होगा। कैथोड रे ट्यूब इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बेटा पूरा पूनम समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? भैया सुनील समझ में आ रहा है? अगले पे आते हैं। CDRW ये क्या होता है ना, आप सभी ने साथ पढ़ भी रखा होगा। CDRW सब के सब पढ़ रखे हो भाई, सब जबरदस्त बाल रखे हो, खाली है। हाँ, तो CDRW आसान सा क्वेश्चन है। CD मतलब सबको पता है कंप्यूटर और आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ना। CD जो आप लोग CD वगैरह गाना वाना चलाते हो वही तो CD है। कंप्यूटर डिस्क नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, कोड डिवीजन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। कोई दिक्कत? इस तरीके से ऑप्शन हटाया करो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। CD रोम, तो CD तो सबको पता था, और रोम सभी को पता है क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है, बस ये याद रखना। CD तो पता है सबको कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और आपको पता है कि रोम क्या होता है, वो भी कर लोगे, है कि नहीं हो भैया? अरे पक्का है कि नहीं पक्का? नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। CDR क्या होता है? तो CD तो सबको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है, तो यहां दोनों सही है, ये दोनों तो वैसे ही गलत होगा। और R मतलब याद रखिएगा कि अगर कहीं आपसे R पूछा जाएगा तो वो रिकॉर्डेबल होता है। CDR ना कि रीडर होता है, वो क्या होता है? रिकॉर्डेबल होता है। क्या होता है? रिकॉर्डेबल, ना कि रीडर। रीडर वाले बच्चे गलत हो जाओगे, है ना, रीडिंग करने में गलत हो जाएगा। तो CDR सिर्फ पूछा जाएगा तो रिकॉर्डेबल होता है। क्या होता है भैया? रिकॉर्डेड होता है ना। जैसे ये CDR है तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड हो चुकी है, ये वाली मामला है, ठीक है भैया।
अगले पे आ जाते हैं, इसरो। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बच्चों को सबको पता है भाई, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। इसरो के बारे में आज ही इसरो के बारे में साथ क्वेश्चन, अच्छा डीआरडीओ क्वेश्चन आया हुआ था, देखो कल इसरो के आ ही जाएंगे भगवान करेगा तो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, गलती ना हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन साइट नहीं है, स्पेस की बात है, सोलर नहीं है, स्पेस की बात है, सैटेलाइट नहीं है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इसरो का हो गया। अब बात अगर इसरो की आई है तो थोड़ी दूर तक ले चला जाए क्या। हाँ, इसरो की स्थापना कब हुई थी, बहुत शानदार सा क्वेश्चन, कब हुई थी भैया, 1969 में हुई थी। क्या कोई दिक्कत नहीं, सबको परेशानी, सबको पता हो गया, इसरो की स्थापना 1969 में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते भाई, डीआरडीओ। आज ही पूछा गया था डीआरडीओ का, ये पूछा गया था वहां के हेड कौन है, तो हमको सबको पता चल गया था। हाँ, तो डीआरडीओ का सबको पता होगा, आसाम से क्वेश्चन था। क्या होता है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च होता है, रिसर्च का काम करता है ना, रीजन का काम थोड़ी होता है, रिक्रूटमेंट थोड़ी डीआरडीओ का काम हो गया, है ना। तो डिफेंस इस बार रिसर्च एंड डेवलप्ड नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा। तो भाई याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भैया क्लियर है सभी को, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो तो जरूर बता दीजिएगा, है ना। और सतीश रेड्डी साहब, इनके पता ही है, मालिक हैं अभी। नेक्स्ट पे आ जाओ, पीपीपी बोले तो क्या होगा भैया, पीपीपी का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, पीपीपी बताओ भैया। हाँ, तो पीपी मतलब आपको होता है क्या कि ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो पीपीपी क्या होता है, जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड वगैरह कराते हो तो ये 2-3 चीजें होती है जिसपे कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। तो क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक और चीज होता है पीपी का मतलब, पीपीपी का मतलब एक और चीज होता है, वो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये भी होता है क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी। दोनों के दोनों सही होंगे, ठीक है, दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा और सी भी सही होगा, इस पे दोनों सही है, ठीक। पीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और परचेजिंग पावर पैरिटी, दोनों सही होता है, ठीक है, दोनों ही सही है। ओके गाइज, दोनों ही सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, मैथ्स के लिए मत परेशान हो, कल सुबह 10 घंटे की वीडियो आएगी, आराम से देख लेना, भगा भगा के, जहां जहां जो मन करेगा देख लेना। WWF नहीं लिखा कि फाइटिंग करने के लिए तैयार होगा, सर जी लेके आओ खाली क्वेश्चन, हम ना उड़ा दे तो फिर कहना। हमने कहा था WWW पूछा है, तो WW मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। होल नहीं होता, होल कहाँ होगा भैया, है ना, तो वेब वर्ल्ड नहीं होता, वर्ल्ड वाइड होता है, और यहाँ पे होल नहीं होता, होल गलत होगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या गाइस को क्लियर आ रही सारी बातें। अगले पे आ जा, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन भैया। सीडी कर लोगे भाई, आसान सा क्वेश्चन है। क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं है। आईएसपी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्विस के बारे में बात कर रहा है भैया। आईएसपी जरा बताओ क्या है। अरे अगर कल एग्जाम में तो आज रात में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सिलेक्शन लेके आओगे, एकदम आराम से याद रखिएगा। तो आईएसपी मतलब होता है जो इंटरनेट सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा जब आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड वगैरह लगा होगा तो उसमें लिखा होगा आईएसपी इतना 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 सारी चीजें, तो ये आपको याद रखिएगा। आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। एक बच्चा कह रहा है ब्रेक चाहिए, देखो आप तो खड़े होकर बैठ के आराम से पढ़ो, खड़े होकर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, तो आपको कैसे लेने की वो हो गई, आपका तो पेपर है भैया, मार खाओगे, सुधर जाओगे एक बार में। आईएसपी क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। आप तो पानी वगैरह आराम से पियो, बहुत ज्यादा मत पानी पी लेना, आराम से पानी वगैरह पियो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भैया, आईपी क्या होता है। आईपी एड्रेस आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, आपके सिस्टम जब वहां पे लगे रहते हैं वहां पे भी आईपी एड्रेस हुआ रहता है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, तो आईपी एड्रेस मतलब याद रखिएगा क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जैसे अगर मानो हमारे पास 10 सिस्टम लगे हुए तो सारे 10 सिस्टम में क्या होता है, एक सिंगल आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, तो यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो सी में क्या गलती, इंट्रा लिखा हुआ, इंट्रानेट और इंटरनेट वाकई अलग अलग चीजें होती है, बात याद रखिएगा, तो गलती मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा। प्रोटोकॉल होता प्रोसेस नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन को छांटने की कोशिश करिएगा, जब पीडीएफ मिलेगा तो कोशिश करिएगा कि पीडीएफ में खुद पहचानो कि सर ने क्या बताया था, किस तरीके से, इसीलिए लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मिलेगा तो अपनी गलती खुद पहचानिएगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। डॉक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, डॉक्स क्या होता है, डॉक्स फॉर्मेट, वर्ड वाली फॉर्मेट जो होती नहीं, डॉक्स वाले होते हैं। खाना खा रहे हो बेटा, हैं, ठीक है खा लो भैया, अकेले अकेले खा लो, मिलते हैं हम भी, है ना, मिलते हैं तो बताते हैं। डॉक्स मतलब सभी को पता होता है, डॉक्स मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड फॉर्म। क्या होता है भैया, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या होता है, डॉक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, यूडीपी बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। यूडीपी के बारे में क्वेश्चन आप सभी को पता, पेपर में पूछे जाते हैं यूडीपी के बारे में, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो आपको पता है यूडीपी मतलब होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, है ना। यूडीपी क्या हो गया, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। देखो भाई डाटाग्राम होता है ना कि डाटा होता है, यूडीपी मतलब डाटाग्राम होता है ना कि डाटा होता है।
प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यूजर होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डाटाग्राम होता है, ये गलत हो जाएगा। डाटाग्राम होता है लेकिन ये प्रोटोकॉल होता है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। जीएस भी करा देंगे, सब करा देंगे, थोड़ी सी वेट तो करो, थोड़ा सा जिया तो जाए, है ना। अभी आज ही के इतना ज़्यादा करा दिया कि मुझे लगता है शायद ही। अच्छा, सीवी वगैरह आप लोग लेके जाते, लेकिन वो वाला सीवी नहीं है ना। सीवी का क्या फुल फॉर्म है, ये वो वाला सीवी नहीं है जो आप लेके जाते हो। चलो, सीवी मतलब क्या हो गया, याद रखिएगा, सीवी मतलब होता है सर्कुलम विटे, यानी ऑप्शन नंबर ए रखा है, यही होगा सीवी मतलब, है ना। यही वही वाला सीवी है जो लेके जाते हो, है ना। ये वही वाला सीवी जो आप लोग लेके जाते हो, ठीक है, वही वाला सीवी है, ठीक है। आते जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीवीडी का फुल फॉर्म कह रहे हैं सर जी टॉपिक चेंज करो, बहुत ज्यादा हो गया इस पे, वापस ना हो जाए हम लोग के। भाई हमने सीडी पढ़ लिया, डीवीडी पे आ जाओ। तो डीवीडी क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क। क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क। डिजिटल विजन नहीं होता, याद रखिएगा। डेस्कटॉप नहीं होता क्योंकि डिजिटली मामला है, और वॉइस नहीं होता क्योंकि ये वीडियो वाला मामला है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर होगा। जब इसी में से एक क्वेश्चन आएगा ना आप सभी के एग्जाम्स में, तो दिल खुश हो जाएगा आपका, फिर दुआएं दोगे, फिर कहोगे सर जी अच्छा क्या हमें पढ़ा दिया, वो आखिरी वाला क्वेश्चन ही हमसे पूछा गया था। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते जरा देखते क्या कहता है। डीटीपी क्या होता है भाई, आसान सा क्वेश्चन, ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है। डीटीपी क्या होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। जरा जल्दी से बता दो भाई, डीटीपी क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो डीटीपी मतलब क्या होता है समझिएगा, डेस्कटॉप को पब्लिशिंग करना। क्या करना, डीटीपी मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग करना, ना कि प्रोडक्शन। डेस्कटॉप प्रोडक्शन करोगे, आए इतना पैसा हो गया, नहीं ना। प्राइवेसी तो सर जी हमने बहुत रखा, मोबाइल में ऐसा कोड लगा रखा है कि पापा हमारे मोबाइल तोड़ भी दे तो भी ना वो निकाल पाए। डिवाइस टेस्टिंग गलत हो गया, तो क्या हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, डीटीपी हो गया, ठीक है। डेस्कटॉप पूरा का पूरा। नेक्स्ट पे आ जाते भाई। यूएमएल क्या होता है, यूएमएल क्या होता है भाई, यूएमएल है ना। तो याद है क्या होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, है ना। ये क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। ना कि मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप नहीं है मॉडलिंग है, मॉडल नहीं है मॉडलिंग है, मैनेजमेंट नहीं है मॉडलिंग है। क्या बात भाई बालकों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्या कहता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या बात सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आते। अगले पे यूएनआई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यूएनआई मतलब याद रखिए क्या होता है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, यूएनआई। आपने जैसे याद रखा ना एएनआई वगैरह, तो उसी तरीके से क्या भैया यूएनआई है। तो यूएनआई क्या है भाई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली कंप्लीट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन आपका, ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एनटीपीसी, यहाँ वाला एनटीपीसी नहीं है कि आंखों में आंसू आ जा रही यार मेरा यही तो सपना है ना, वो वाला एनटीपीसी नहीं है ना। तो एनटीपीसी मतलब याद रखिएगा ये आपका क्या कहता है, देखो दो चीजें हैं भाई, है ना, आपको दो चीजें हैं, है ना। एक तो एनटीपीसी जो ये मामला कह रहा है आपसे, देखो भैया डी कह रहा है, मार खाओगे, यही होता है, कॉपरेशन होता है। हाँ बहुत बढ़िया। तो भाई एनटीपीसी के 2-3 मामले हैं, सबको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच जो बच्चा कह रहा है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लाइक करते रहोगे तो हमें और अच्छा लगा, मजा आएगा, और ज़्यादा मेहनत करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे, क्या है क्या नहीं है सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। एनटीपीसी देखो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ डी होगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन क्या होता है एनटीपीसी, नेशनल। देखो जब पीडीएफ पीपीटी में गलत जाएगा ना तो मुझे ये बता देगा सर जी ये गलत हो गया था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बता दीजिएगा प्लीज, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही तो कुछ ना कुछ हल्का मिस्टेक तो हो सकता है, आपको इतना जल्दी प्रोवाइड कराया जा रहा है एक छोटी सी टीम के द्वारा। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन क्या हो गया, एनटीपीसी हो गया, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। जिप फाइल आप लोगों ने बहुत देखी होगी, है ना, जिप फाइल आपने बहुत देखी होगी। जिप मतलब क्या होता है, जोन इंप्रूवमेंट प्लान। क्या होता है, अच्छा ये दूसरी वाली जिप है, जोन इंप्रूवमेंट फॉर्म इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जिप फाइल वाला मामला क्या हो गया, जोन इंप्रूवमेंट फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये जिप वाला मामला हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आईक्यू मतलब क्या होता है, हाँ इंटेलिजेंस क्वोशेंट। क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी। आईक्यू क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, ये क्या होता है आपका आईक्यू होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। पूछता है ईएमआई मतलब क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में आपने ईएमआई तो बहुत कराया होगा, है ना, ईएमआई तो आपने बहुत ज्यादा कराया होगा बैंकिंग सेक्टर में, नहीं कराया होगा तो कुछ देर में कराने वाले हो गए ना, जब शादी वगैरह हो जाएगा तो भाई ईएमआई कराओगे। तो ईएमआई याद देखना क्या होता है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले तो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, तो मनी इंस्टॉलमेंट गलत हो जाएगा, इंक्रीमेंट होता तो क्या ही दिक्कत है, फिर तो मजा ही आ जाता। और ये इक्विटेड होता है ना कि इक्वलाइज होता है, तो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट और जबरदस्त आंसर हो जाएगा गाइज। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एटीपी बोले तो क्या होता है भैया, एटीपी मतलब सभी को पता होना चाहिए भैया, एटीपी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए क्या होता है, एडेनोसाइन 3 फॉस्फेट।
ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आपका क्या हो जाएगा? एडीपी हो जाएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर एडीपी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल, कल ही हमने सबसे पहला यही क्वेश्चन डिस्कस किया था जब मैं कल 9 बजे रात सुबह 9 बजे जब मैं क्लास लिया था संडे वाली। तो याद रखिएगा सेल क्या होता है, याद रखिएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही क्या होता है? सेल होता है। सिलिकॉन नहीं कर देना, सिलिकॉन गलत हो जाएगा, सिस्टम गलत हो जाएगा, एनालिस्ट गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही आपका सेल हो जाएगा। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, सिंपल सा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। टॉफल क्या होता है? हाँ, टॉफल बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। टॉफल क्या होता है? याद देखिएगा, टॉफल क्या होता है? फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा, तो फ्रेंच गलत हो जाएगा सबसे पहली बात तो, फाइनेंस गलत हो जाएगा सबसे पहली बात तो, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, यही होता है टॉफल। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। इंजीनियरिंग कहाँ होगा भैया? इंग्लिश होगा, इंजीनियरिंग वाले बच्चे इंग्लिश होगा। किसका भाई चिड़िया परेशान कर रहा है? हाँ, किसकी चिड़िया परेशान कर रही है? कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बस खत्म ही होने वाला। जिफ कंप्लीट हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। जोन इंप्रूवमेंट फॉर्म प्लान, कोई दिक्कत नहीं, सबने कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। EIS याद रखो, EIS मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह गलत होता है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, FBI का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, FBI में बहुत सपना है बहुत सारे बच्चों को। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, बैंक नहीं है, यह है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यही क्या है आपका? FBI है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं भैया। XML कंप्यूटर की भाषा है, अच्छा क्वेश्चन है। XML क्या होता है? याद रखिए, XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल होता है, मीडिया नहीं होता, मीडिया नहीं होता। एक्सटेंसिबल की स्पेलिंग देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ठीक है, वो भी बात याद रखना। तो आपको दे तो सही देगा, लेकिन स्पेलिंग गलत कर देगा, तो उस चीज का भी याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बेसिक का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब आपका क्या हो गया? एक यहाँ पे बिगिनर्स और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही हो गया। DSU ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ये हो गया। OMR बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत जबरदस्त। URL वाला मामला मतलब क्या हो जाएगा? सबको पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये URL का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या कहती है जनता? क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? बराबर जल्दी से बता दो। आज क्या पूछा गया था? ताप्ती कौन से, ताप्ती के किनारे कौन सा बसा शहर है? तो सूरत बिल्कुल सही आंसर होगा। अरे भाई बताओ क्या कहता जनता? आए पूछा जाए, पढ़ा जाए? आए चलो फिर आ जाओ भाई, सबके सब देखते हैं क्या होगा। नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक चीज़ के लिए, ये सिर्फ हिंदी में है। मैं आपको हर चीज़ इंग्लिश में समझा दूंगा, माफ़ी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि इतना कम समय में नहीं हो पा रहा था, है ना। हमने पूरी जी जान लगा दी, पूरा वो लगा दी, लेकिन इतने कम समय में नहीं हो पा रहा था, है ना, इसी वजह से। तो सिर्फ इंग्लिश में मैं बिल्कुल आपको इसको समझा दूंगा, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन प्लीज़ मैनेज जरूर करिएगा, ठीक। आओ भाई जरा देखते हैं। तो नदियों किनारे बसे शहर मैं आपको कराते चला जा रहा हूँ, ये आपको PPT में मिल जाएगी, ध्यान से अभी पढ़ लीजिए क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं देश के बारे में। जैसे कई सारे ऐसे देश जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और वो किसी ना किसी भाई उसके नदी किनारे बसा हुआ है। जैसे पहले आते हैं तो क्यूबेक। क्यूबेक कहाँ पे है? कनाडा में है। और क्यूबेक किस नदी किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। ध्यान से सिर्फ पढ़ते चलना, मजा आ जाएगा। बहुत छोटी सी है, नदियों किनारे बसे शहर के बारे में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो क्यूबेक कहाँ पे? सबसे पहली बात तो बोलते चलना मेरे साथ साथ में, एकदम शांति से नहीं बैठना है। तो क्यूबेक कनाडा पे है और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका में है और ये किस नदी के किनारे? न्यूयॉर्क हेडसन या फिर हुडसन नदी बोलते हैं, दोनों के दोनों बोलते हैं। तो मैं अगर बड़े बालकों से पूछूं कि भैया न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है, तो क्या बोलोगे? हाँ जरा जल्दी से बता दो, न्यूयॉर्क कौन से नदी के किनारे? आप कहोगे सर जी हुडसन नदी के किनारे। हमने कहा शिकागो जो है अमेरिका में है, सभी को सिंपल सी बात पता। लंदन जरा बताओ, लंदन कौन सी नदी के किनारे है? हाँ, तो लंदन कौन सी नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से क्वेश्चन है। तो न्यूयॉर्क हुडसन नदी के किनारे, लंदन थेम्स नदी के किनारे, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन हो गया, बहुत तगड़ा। वाशिंगटन किसके नदी किनारे? पोटोमैक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वाशिंगटन किस नदी किनारे हो गया? पोटोमैक की नदी किनारे। हमने पूछा कराची कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बताओ भैया कराची कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बहुत तगड़ा। तो कराची स्थित है सिंधु नदी के किनारे। कहां पे भैया? सिंधु नदी किनारे कराची स्थित हो गया। टोक्यो कौन सी नदी के है? अराकावा नदी। ऑप्शन नंबर आपका अराकावा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात समझ में आवा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी किनारे भाई? डार्लिंग नदी किनारे हो गया। सिडनी डार्लिंग नदी हो गया। सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो गया। तो टोक्यो अराकावा, टोक्यो अराकावा, भाई बोलो जरा मन में एक बार रिवीजन मारो। टोक्यो कौन सा? अराकावा। कराची कौन सा? सिंधु।
पक्का? ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। वियना कौन से नदी के किनारे है भाई? ऑस्ट्रिया में है वियना, और ये डेन्यूब नदी के किनारे है। डेन्यूब नदी के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक बार जरा जल्दी से बोलो, वियना कौन सी नदी के किनारे हो गया? डेन्यूब नदी के किनारे। भाई जरा जल्दी से बोलो, वियना कौन सी नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे। रोम कहां पर है? इटली में है। और रोम कौन सी नदी के किनारे? इसको बोलते हैं टिबर बोलते हैं भाई साहब लोग, कई सारे लोग इसको टिबेर नदी बोलते हैं, टाइबर बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, है ना। तो रोम टिबेर, रोम टिबेर। रोम कहां पे? इटली में। और कहां पे? टिबेर नदी के किनारे। काहिरा अगर मिस्र में है तो आपको पता, मिस्र की नदी के बारे में तो आपको पता ही भैया, नील नदी है, नाइल नदी बोलते हैं इसको। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, है ना। लाहौर कौन सी नदी किनारे? रावी नदी किनारे स्थित। और लाहौर कहां पे? पाकिस्तान में। तो एक बार जरा मन में रिवीजन मारो, क्या सबको समझ में आ गया, क्या नहीं आया? सबसे पहले वियना कौन सी नदी किनारे? तो डेन्यूब नदी किनारे। क्या गाइज को बात एकदम क्लियर है? वियना बोले तो डेन्यूब। हमने कहा अगर रोम बोले तो भैया क्या हो जाएगा? टिबेर, कोई गलत नहीं करेगा। हमने पूछा काहिरा यानी मिस्र में है तो भैया नील नदी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। लाहौर बोले तो भैया क्या हो गए? बहुत बढ़िया, लाहौर बोले तो क्या हो गए? हाँ बिल्कुल, रावी नदी, ठीक है। पेरिस कौन सी नदी किनारे? पेरिस कहां पर है? फ्रांस में स्थित है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। कह रहे हैं लगी थी लाहौर दिया। वाह भाई भूषण, क्या हाल है भाई? गाने वगैरह याद आ रहा है रात में? हैं? चलो आते हैं। अच्छा भूषण कहे सर जी आज हम बात नहीं ना कर पाए तो क्या करें, गाना ही गा ले कम से कम, है ना। क्या ही करें, आप तो आज पढ़ाने लगे, हमने फ़ोन काट दिया, हमारे पास 4 बार फ़ोन आया, तभी लड़ाई भी करेंगे, लेकिन क्या ही करें, पहले पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेरिस कौन सी नदी किनारे हो गया? तो सीन नदी किनारे हो गया। कहाँ पर है पेरिस? फ्रांस में। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बगदाद इराक हो गया, ये कौन सी नदी किनारे? टिग्रिस बोलते हैं इसको, या फिर टाइग्रिस बोलते हैं, है ना। टिग्रिस और टाइग्रिस कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जरा देखो, हाँ एग्जाम में लैंग्वेज बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बगदाद इराक में कौन सी नदी किनारे? टिग्रिस नदी। जैसे नाम बगदाद, जैसे नाम इराक, वैसे नाम टिग्रिस या फिर टाइग्रिस, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हनकोव यहाँ पे कहा, ये कहाँ पे? चीन में है। और ये कौन सी नदी किनारे? यांगटीसी। आप सभी ने शायद इनका नाम पढ़ा भी होगा ना, यांगसी नदी, यांगटीसी नदी या फिर यांगसी नदी, है ना। पक्का सा सिंपल सा नाम सभी ने पढ़ा होगा। संघाई भी कहाँ पे? चाइना में, और ये भी यांगसी नदी के किनारे ही स्थित है। आते हैं बर्लिन के बारे में बात करते हैं। बर्लिन कौन सी नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे, है ना। बर्लिन कहाँ पे? स्प्री नदी के किनारे। पक्का है। नेक्स्ट पे आते भाई। लिवरपूल कहाँ पे है? मर्सी नदी के किनारे, और ये आपका इंग्लैंड में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे आराम से याद कर लें, ठीक है, परेशान ना होइएगा, बिल्कुल बिल्कुल परेशान ना होइएगा। चलो अब आते हैं शहरों के बारे में। अब थोड़े बात करते हैं इंडिया के बारे में। अभी तक पूरे विश्व के बारे में मजा ही नहीं आ रहा था, अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ बोलना, मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, ठीक, मेरे साथ बोलते चलना, मैं देखना चाहता हूँ आपको आता है कि नहीं आता। रेडी? पक्का है? पक्का है? हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करते। आगरा बताओ भैया, आगरा कौन सी नदी किनारे? गलती ना हो। बहुत बढ़िया। आगरा कौन सी नदी किनारे? सबसे पहले बोलोगे सर जी आगरा यमुना नदी किनारे, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमने कहा इलाहाबाद कौन सी नदी किनारे है? इलाहाबाद, कहोगे सर जी इलाहाबाद है ना, तो वहां तो गंगा नदी बहती, तो वो गंगा नदी किनारे हो गया। हमने कहा अयोध्या कौन सी नदी किनारे है? तो अयोध्या भगवान राम जी का स्थान है, और ये कौन सी नदी किनारे? सरयू नदी किनारे, सिंपल सी बात। अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे है? तो अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे है? गुजरात वाला मामला है, तो गुजरात में कौन सा मामला है? साबरमती नदी का मामला। क्या बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक बार फाइनल रिवीजन करो, देखो भाई आया कि नहीं आया। आगरा कहां पे हो गया? यमुना नदी किनारे हो गया। अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे हो गया? साबरमती के किनारे हो गया। इलाहाबाद गंगा किनारे हो गया, और आपका अयोध्या सरयू। अच्छा, इस पूरे के पूरे स्लाइड में एक क्वेश्चन, एक चीज गलत लिखा है। कौन बच्चा बता सकता है कि भैया क्या गलत लिखा हुआ? इस पूरे स्लाइड में एक चीज गलत लिखा हुआ, कौन बच्चा बता सकता है? उनको हमें देते हैं एक सब्सक्राइब करने का ऑप्शन, कि वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। पूरे के पूरे स्लाइड में एक चीज गलत लिखा हुआ, क्या? अब ये इलाहाबाद नहीं है, योगी जी का इस पे पड़ा काला जादू, और ये बन गया प्रयागराज, ठीक है। हाँ, ये एक चीजें गलत लिखा हुआ था, समझ गए? हाँ, ये इलाहाबाद नहीं है, क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। और किस नदी किनारे? सबको पता है, गंगा नदी किनारे। अगले पे आते हैं। चलो भैया बताना सबके साथ, साथ में मेरे बोलते चलना भाई, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जरा साथ में चलना, ठीक है। आओ भाई, कोलकाता कौन सी नदी किनारे हो गया? कोलकाता अभी हमने आज ही तो सुबह डिस्कस किया, हुगली नदी किनारे हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमने पूछा कटक, कटक कौन सी नदी किनारे हो गया? कटक, कोलकाता हो गया हुगली। और अगर कटक पूछा जाएगा तो कटक क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा भैया? महानदी किनारे। कटक कहाँ पे? क्योंकि उड़ीसा में ना, और उड़ीसा में आप सभी को पता है महानदी वाला मामला है। बहुत बढ़िया यार, बहुत तगड़ा। हमने पूछा नई दिल्ली, जहां आगरा वही नई दिल्ली, आसी पास तो है दोनों, तो नई दिल्ली भी कहां पे हो गया? यमुना नदी किनारे हो गया। अरे आगरा कहां पे हो गया? आगरा भी यमुना नदी किनारे होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ बोले तो आसाम में है, सभी को पता। और आसाम में कौन सी नदी जाती है? ब्रह्मपुत्रा जाती है। एक बार जरा देखो भाई, याद हुआ कि नहीं याद हो, जरा जल्दी से बता दो।
क्या पूछा हमने, अच्छा बद्रीनाथ तो भूल ही गए, सबसे ऊपर तो वही लिखे हुए हैं। बद्रीनाथ क्या हो गया, गंगा नदी किनारे हो गया, ठीक है, वहीं गंगा उधर ही जाती है, उत्तराखंड की बात है तो, ठीक है, जरा देखते हैं। अच्छा सॉरी, हमने बोला योगी जी का काला जादू नहीं है, वो सफेद जादू है, ठीक है, एक्चुअली में काला धन की वजह से हमें काला जादू सुना दिया, माफी चाहते हैं, ठीक है, बहुत मजाक कर रहे थे यार। कोलकाता क्या हो जाएगा, हुगली नदी, बात तो सही लेकिन मजाक करते हैं। कोलकाता क्या होगा, हुगली नदी किनारे, कोई दिक्कत नहीं। कटक, कटक भाई कहाँ पे, याद रखिएगा उड़ीसा में, उड़ीसा में कौन सी नदी है, महानदी है, ठीक है। नई दिल्ली, जहां आगरा वहीं नई दिल्ली है ना, गंगा आपका यमुना हो गया, और डिब्रूगढ़ आपका क्या हो गया, ये ब्रह्मपुत्र हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते भाई, बताओ भाई जरा ध्यान से बताना है ना। अच्छा ऐसे याद रखे हो, करा देंगे भाई, करा देंगे। फिरोजपुर भैया याद रखिएगा, फिरोजपुर कहां पर है, पंजाब में, और पंजाब में कौन सी नदी जाती है, सतलज नदी जाती है, तो फिरोजपुर क्या होगा, पंजाब हो गया भाई, बालकों को क्लियर हो गया। गुवाहाटी कहां पे, सभी को पता आसाम में, और आसाम में कौन सी नदी जाती है, ब्रह्मपुत्र जाती है। देखो डिब्रूगढ़ भी कहां पे, आसाम में, आसाम में कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र है। गुवाहाटी कहां पे, आसाम में, और आसाम में कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, पक्का है। हरिद्वार कहां पे, सबको पता उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कौन सी नदी हो गई, आपकी गंगा हो गई। और उत्तराखंड में देखो एक और चीज हमने यहां पे डिस्कस किया था, आपका बद्रीनाथ, तो ये भी क्या हो गया था, गंगा हो गया था। तो याद रखना, शहरों से समझ जाओगे कि क्या मामला हो रहा है, ठीक है, शहरों से समझ जाओगे क्या मामला हो सकता है। हैदराबाद कहां पे, तेलंगाना में, और तेलंगाना में कौन सी नदी आती है, मूसी नदी आती है, तो हैदराबाद क्या हो गया, मूसी नदी हो गया, ठीक है। जबलपुर कहां है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश आपको पता है क्या नदी जाती है, नर्मदा नदी जाती है। बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, देखो एक बार जरा जल्दी से, मजा आ रहा है, मूसी कह रहे हैं, मुसवा मूसी है, चलो एक बार जरा रिवीजन करते हैं। फिरोजपुर कहां पर है, पंजाब में फिरोजपुर है ना, तो फिरोजपुर क्या होगा आपका, सतलज हो जाएगा, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। गुवाहाटी आसाम में, आसाम में ब्रह्मपुत्र जाती तो आपका ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिद्वार उत्तराखंड में है तो गंगा वहां बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदराबाद आपके पास क्या हो जाएगा, हैदराबाद आपको पता तेलंगाना यानी कि मूसी नदी हो जाएगा। अगला जबलपुर मध्य प्रदेश में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। बात क्लियर, नेक्स्ट पे आते देखते क्या होगा, अगले पे आते देखते क्या कहते, कह रहे सर जी मुसवा के नाम पे हंसी आ रही है, ठीक। चलो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी जाती है, गंगा, तो भैया उत्तर प्रदेश के बाद पूछा गया कानपुर, तो कहां पे बैठेगा, कानपुर कहां होगा, गंगा नदी किनारे होगा, सिंपल सी बात है। कोटा राजस्थान में, और राजस्थान में पता ना चंबल घाटी, चंबल नदी, तो भाई चंबल नदी के पास कौन है, सबको पता है, कोटा किस नदी किनारे, चंबल नदी किनारे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। हमने पूछा भाई जरा जौनपुर बताओ, आप कहोगे सर जी जौनपुर तो उत्तर में है, और आपको पता है जौनपुर मतलब किस नदी किनारे, गोमती नदी किनारे, जहां जौनपुर किस नदी किनारे, गोमती नदी किनारे। इसी तरीके से याद रखिएगा लखनऊ भी कौन सी नदी किनारे है, लखनऊ भी गोमती नदी किनारे, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, पक्का। चलो अगले पे आते हैं। पटना कौन सी नदी किनारे है, तो भाई पटना है आपका बिहार के, बिहार में पटना है, तो ये गंगा नदी किनारे हो गई। थैंक यू सो मच जो बच्चा बोल रहा है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी आपका ना से यूट्यूब पे सबसे बेस्ट है, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच भैया, ये आपने खाली कराया हुआ है कि सबसे बेस्ट ना से, हमें देखो जो क्वेश्चन है उसके बारे में पूरा खोल के रख दिया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के पास कौन सी नदी बहती है, गोदावरी नदी बहती है। जरा एक बार रिवीजन मारो पूरे स्लाइड का, हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा आपका, कानपुर पे गंगा नदी हो गई। कोटा के बगल में, कोटा पे कौन सी नदी किनारे है, याद रखिएगा चंबल नदी किनारे। जौनपुर किस नदी किनारे, याद रखिएगा गोमती नदी किनारे होगा। गोमती का और किनारे, लखनऊ भी बिल्कुल है। पटना गंगा नदी किनारे हो गया। राजमुंद्री गोदावरी नदी किनारे हो गया। एक बच्चा बोला सर जी आप बच्चों के नाम क्यों नहीं लेते हैं, हाँ ये भी बात सही है, यू आर ए गुड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हर्ट मी हियर। अगले पे आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में देखो 2-4 नदियां बहती जिसमें से झेलम एक नदी है, तो अगर आपसे श्रीनगर पूछेगा सोचो कि जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर के पास कौन सी नदी है, झेलम है, तो सिंपल सी बात हो गई श्रीनगर। आज सूरत के बारे में क्वेश्चन आया था, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रखना। तो सूरत कौन सी नदी किनारे हो गई, ताप्ती। क्यों भैया ताप्ती कहां पे, गुजरात में, बिल्कुल सही आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश में बहती है गंगा, तो भैया बनारस भी कौन सी नदी किनारे हो गया, गंगा नदी किनारे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला आ जाओ, तमिलनाडु के आपका तिरुचिरापल्ली पूछा जाएगा, तमिलनाडु कावेरी नदी किनारे हो गया, है ना, कोई पक्का नहीं। अगले पे आते हैं, चलो आते हैं विजयवाड़ा देखते हैं। भाई ऐसा नहीं बोलते हैं ना, किसी दूसरे चैनल को गलत नहीं बोलते, याद रखना भाई, ठीक है, अपना सिर्फ पढ़ते देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। विजयवाड़ा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। भैया किस नदी किनारे, ये कृष्णा नदी किनारे हो गया, ठीक है। विजयवाड़ा कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी किनारे हो गया, है ना, बहुत बढ़िया। अगले पे आ जाओ, वडोदरा कौन सी नदी किनारे है, वडोदरा कहाँ पे, गुजरात में, और ये विश्वामित्री नदी किनारे। ये थोड़ा अच्छा वो था, है ना, ध्यान से समझ लेना, एक बार पढ़ लेना।
तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी किनारे हो गया? झेलम नदी किनारे हो गया। सूरत भैया गुजरात में है, कौन सी नदी किनारे हो गया? ताप्ती नदी किनारे हो गया। लाइक नहीं कर रहे हो ना आप में, बड़ी दिक्कत तो यही है, लाइक कर ही नहीं रहो। कम से कम 5000 लाइक आपको पहुंचाना चाहिए, तो आप लाइक कर ही रहो, खाली बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो कि सर जी आपका एनालिसिस अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लाइक तो कर ही नहीं रहे हो। मेन चीज तो लाइक ही है ना, लाइक करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और तभी तो लगेगा कि हाँ भाई करके आए हैं बच्चों के साथ कुछ बढ़िया जबरदस्त वाला है, ये भी तो सोचो। चलो आते जरा देखते हैं, तो लाइक भी करो सबके सब, जितना बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक कर लो, और जो नया वो सबके सब सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है, उसके लिए परेशानी ना होइएगा। सूरत कहाँ हो गया? ताप्ती हो गया, सबको पता। तिरुचिरापल्ली कहाँ पे? आपका तमिलनाडु में, और ये कावेरी नदी किनारे। विजयवाड़ा सभी को पता, सिंपल सी बात है, विजयवाड़ा आपको पता है कहाँ पर है भैया? ये आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश कौन सी नदी किनारे हो? कृष्णा नदी किनारे। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो हमने क्या देखा था, आगरा और आपका दिल्ली यमुना नदी किनारे है। अगर हम बात करेंगे मथुरा की, तो भी किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। तो यमुना किनारे देखो 3 बड़े शहर हो गए, क्या? आगरा, मथुरा और दिल्ली। कौन कौन से हो गए? आगरा, मथुरा और दिल्ली। कौन कौन से हो गए? आगरा, मथुरा और दिल्ली हो गए, सिंपल सी बात हो गई। औरैया कौन सी नदी किनारे हो गया? ये भी यमुना नदी किनारे हो गया। इटावा भी कौन सी नदी किनारे हो गया? ये भी यमुना नदी किनारे हो गया। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में तो गंगा नदी किनारे हो गया, और बेंगलोर कहाँ पे? कर्नाटक में तो विश्वावती नदी किनारे हो गया। नोट कर लो भैया, पक्का? हाँ, आगरा, मथुरा और आपका यहाँ पे दिल्ली, ये यमुना नदी किनारे हो गया। औरैया भी यमुना और इटावा भी यमुना हो गया। देख लो भाई, कहना सर जी आप इससे कितना कमाते हो? चलो भैया, इतना कमा लेते कि जो बोर्ड चल रहा है और जो ये चला बस इसका बिल दे पाते हैं, किराया भी अपने जेब से दे रहे हैं, है ना। आ जाते जरा समझते हैं कैसे कर पाएंगे। फतेहगढ़, फतेहगढ़ क्या हो गया? गंगा नदी किनारे हो गया, सिंपल सी बात है। इसीलिए तो कहते हैं भाई देखो, कमाने के आपको पता यूट्यूब से कुछ कमाई तो है नहीं, हम आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे कि भाई हमने वीडियो बनाया अब इनका जल्दी से पैसा लो, हमारा पेड कोर्स आ रहा है जरा जल्दी से ज्वाइन करो, सबके सब पेड कोर्स ज्वाइन करो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम यहाँ पे कुछ करने आए। तो सीधी बात है, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो हमें कमाई कहाँ से मिलेगी? तो आप ही तो कमाई हो। अगर आज 3000 हमने स्टार्ट किया था, कितने बच्चों से? 100 बच्चों से स्टार्ट किया था 1 दिसंबर को, और आज जो बच्चा लाइव हो गया था वो 7000 बच्चा लाइव हो गया। तो इससे ज़्यादा कमाई क्या चाहिए किसी भी टीचर को? बताओ आप ही, क्या ही चाहिए इससे ज़्यादा? अगर ये एक 100 बच्चों से सीधे ये 7000 पे आ जाए, अब इससे तो भरोसा क्या ही जीतना, ये भी तो सोचो, क्या ही भरोसा जीतना किसी का, और ना ही मुझे लगता है इससे तो भरोसा कोई जीत भी पाएगा, ठीक है। बस यही कमाई एक समझ लो, और इसीलिए तो यहाँ खड़े भी हैं। अगर कमाना ही रहता तो फिर यहाँ खड़े क्यों होते? सीधी सी बात है, तो इसीलिए तो यहाँ खड़े ही हैं, पक्का है। नेक्स्ट पे आते देखते क्या होता है। कन्नौज कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में भाई। कौन सी नदी किनारे हो गया? आपका गंगा हो गया। कन्नौज किस नदी किनारे हो गया? गंगा नदी किनारे हो गया, बिल्कुल सही बात है ना। मंगलौर कहां पर याद रखिए? कर्नाटक में। और कौन सी नदी? नेत्रावती। तो ये देखो ऐसे नहीं याद होगा, एक बार देखने पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं याद, देखो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिगोमा कौन सी नदी किनारे हो गया? तो टुंगा नदी किनारे हो गया, और यहाँ कहाँ पे है? आपका कर्नाटक में। भद्रावती तो भद्रा नदी किनारे हो गया, है ना। ये बड़ा आसान है, भद्रावती बोले तो भद्रा, है ना, पक्का। चलो भाई सिंपल से बात है, आराम से कर लोगे, है ना। चलो अगले पे आते हैं। ये भी देखो, ये थोड़े और भी शहर है ना, जिनके नाम थोड़े से खतरनाक है, याद रखें। ग्वालियर एक इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी बहती है, तो आपका ग्वालियर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों को पहुंचाओगे, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दोगे, तो हम 5 लाख सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे, नहीं 5 लाख बच्चों का चैनल हो जाएगा। फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो बस हम यही होगा, हम यहाँ पे बस आएंगे बच्चों के सामने बोलेंगे भैया 1 2 3 4, बस यही बोलोगे, ठीक है। तो आपको नदी पता हो जाए। गोरखपुर कौन सी नदी की? राप्ती नदी किनारे। लखनऊ देखो गोमती नदी किनारे। कानपुर और शुक्लागंज और चकेरी, ये सब के सब गंगा नदी किनारे हो गए, ठीक है। चलो सिंपल सा आसान क्वेश्चन तक कर लोगे, चलो ये भी सब कर लोगे। हाँ ये सब बहुत नदियां। चला जा भाई, चलो भाई चलते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, आराम से सोइए, पीडीएफ का इंतजार करिए, आधे 1 घंटे के अंदर पीडीएफ आ जाएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। लगा 1 घंटा लग जाएगा पीडीएफ में, ठीक है, परेशान मत होइए, 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, है ना, एकदम इंजॉय करो, तहलका मारो, 4 फाड़ दो भाई, पक्के हैं। चलो चलते हैं भाई, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।